बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। सबसे आगे में खुश आमदीद आपको कहेंगे हैप्पी फ्राइडे। आई होप आपका वीकेंड बड़ा अच्छा गुजरेगा। आज मेरा नाम आयशा यूसुफ गुजरेगा इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक है। आपको एक बार फिर वेलकम करते हैं। दिस इज इमरान हसन, यू वाचिंग सबसे आगे। एंड एज आयशा सेड कि वीकेंड बहुत अच्छा गुजरेगा। उसकी बुनियादी वजह मौसम है। You sure? Yes, Are you sure? I am pretty sure। उसकी बुनियादी वजह मौसम है और मौसम बहुत अच्छा है। आपकी मुस्कुराहट कुछ और कह रही है, लेकिन चलो मैं मान लेती हूँ। मेरी थकावट कुछ नहीं कह रही आपको, खाली मुस्कुराहट कह रही है। चलो जी, मौसम जो है ना कल भी बड़ा अच्छा हो गया था, आंधी तूफान चला था, लेकिन अब लेट्स सी कि आज आने वाला मौसम जो है वो कैसे रहेगा। कोशिश करेंगे कि आपको आज का भी फोरकास्ट बता दें कि कैसा रह सकता है, सो दैट उसके मुताबिक आप अपनी तैयारी कर लें। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बादल फिर बरस पड़े। इस्लामाबाद में मट्टी का तूफान आया था, उसके बाद गरज चमक के साथ बारिश हुई। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें, वहाँ पर तेज हवा चलती रही, बारिश हो गई और बादल बरसने, गर्मी का जोर जो है ना वो काफी हद तक टूट गया। हाँ, टूट गया। मैं इंतजार ये कर रहा था, हुआ ये कि कल जब शाम का वक्त था तो गाड़ी मैंने बाहर पार्क की, तो मैं इंतजार कर रहा था। कितना बड़ा मसला बन चुका है ना ये इस्लामाबाद के लोगों के लिए। न्यू एसओपीज भाई, आपने गाड़ी बचानी है सबसे पहले, तो इंतजार ये था। इवन मेरे जो पड़ोसी थे वो भी कंसर्न थे कि कहीं ओले वोले ना पड़े। एक दूसरे को फोन शुरू हो जाते हैं। अब तो व्हाट्सएप ग्रुप बन गए हैं कि भाई कितनी बारिश है, कहां पे हो, किस तरह की सूरत हाल है, जो कि बहुत ज्यादा हो सकता है अगर ओले पड़ जाए। खैर, हम चूंकि रावलपिंडी इस्लामाबाद का आपने तस्करा छेड़ा ही है, इसके गिद्दो नवा में भी जो मुख्तलिफ इलाके हैं जैसे अटक है, टेक्सला है, वहाँ पे भी रिपोर्टेडली बहुत ज्यादा बारिश हुई है, मूसलाधार बारिश हुई है। यालाबारी रिपोर्ट हुई। फिर इसी तरह अगर पंजाब में चले जाएं, सियालकोट है, जड़ावाला है, वहाँ पे भी गरज चमक के साथ बारिश रिपोर्ट हुई और बाकायदा तौर पे कल ठंड लग रही थी, मतलब ठंड का एहसास हो रहा था। अच्छा, लेकिन सिंध में सिचुएशन तो दिन में 39 था। सिंध वालों का हाल भी बता देते हैं जरा, वहाँ के मुख्तलिफ शहरों में क्या सिचुएशन है। अच्छी खासी वहाँ पर गर्मी है, वहाँ पर अभी तक बारिश जो है ना उसका कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा है। अब वहाँ पर मौसम कब तक ऐसा रहेगा, यहाँ पर यानी कि इन इलाकों के अंदर मौसम कब तक ऐसा रहेगा, ये बताने के लिए हमारे साथ कौन मौजूद है? जैगम साहब मौजूद है हमारे पास, अंजुम नज़ीर जैगम, जो कि आजकल हमें मुसलसल अपडेटेड रखते हैं। उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो हमें क्या बता पाएंगे। अंजुम भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम एंड गुड मॉर्निंग। क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है मौसम को लेकर, क्या है आज? बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम। देखिए जी, मोस्टली बातें तो आपने बता दी हैं, तो मैं यहाँ बताता चलूँ कि सिंध में जो बारिश है वो थोड़ा सा लेट ही होती है। एक्सपेक्टेड यही होगा कि बाय द एंड ऑफ जून या जुलाई में जाकर सिंध में बारिशें होती हैं। ऑल्दो के कुछ इक्का दुक्का मुकामात पर होती रही हैं। पिछले दिनों आपने देखा हैदराबाद में भी थोड़ी बहुत बारिश हुई, कोटरी से जो है कुछ छोटे हेल्स की रिपोर्ट रही। इसी तरह जो है वो थरपारकर रीजन में कहीं इक्का दुक्का मुकामात पर बारिश रही। आपका जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में बारिश के कुछ हल्के फुल्के इम्पैक्ट नजर आए। ताहम ऑफ कोर्स सी बात है, मई का महीना है, तो मई जो है वो सदर्न हाफ में पाकिस्तान में ज्यादा ही गर्म होता है और आगे भी गर्म ही रहना है। अच्छा मई, अच्छा, लेकिन ये मई में ये जो चंक्स के अंदर हमने बारिश नोटिस की है या तूफान वगैरह, ये इसका हिस्सा। और कल हमारे एक दोस्त ने पिक्चर लगाई हुई थी, मुझे नहीं मालूम वो नई है या पुरानी, उसमें अंजुम साहब कुछ डस्ट स्टॉर्म टाइप की फीलिंग लाहौर के अंदर आ रही थी। आई एम नॉट श्योर कि वो कल की पिक्चर है या पहले की। अगर था ऐसा कुछ तो प्लीज हमें बता दें। और ये चंक्स में जो बारिश हो रही है, तूफान, ये चलेगा आगे? कल भी यहाँ पर भी फील हो रहा था, अच्छे खासी डस्ट थी वेदर के अंदर। जी बिल्कुल, देखें मई के महीने में जब इस किस्म की बारिश होती है, देखें हीट बहुत ज्यादा होती है, तो आपका जो एटमॉस्फेयर होता है वो अनस्टेबल होता है, तो उसकी वजह से ये सिचुएशन होती है। यानी कि आप ये कह लें कि जो अप्रैल और मई की जो बारिशें होती हैं ये ट्रांजिशन पीरियड होता है। हम सर्दियों से गर्मियों की तरफ जा रहे होते हैं, तो इस दौरान जब वेदर डेवलपमेंट होती है, कोई वेस्टर्न सिस्टम पाकिस्तान को इम्पैक्ट देता है, तो ये सिचुएशन डेवलप हो जाती है। और अभी ये सिलसिला जो बारिश का है ये 31 तक मुल्क में रहेगा। एक्सपेक्टेड होगा कि आज भी शाम गए लाहौर में कुछ आंधी के साथ हल्की फुल्की बारिश हो जाए। इस्लामाबाद में भी आज चांसेस हैं, आपके भलाई इलाकों में भी चांसेस रहेंगे। ठीक है। अच्छा अंजुम साहब, एक और चीज़ जो बार बार कही जा रही है वो ये कि शायद ये प्री मानसून जो है ना थोड़ा सा जल्दी शुरू हो गया है, ये ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज की वजह से। ऐसा ही है या ये ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था, फोरकास्ट यही थी कि इसी तरह से मई के अंदर ही ये बारिशें शुरू हो जाएंगी और इस तरह से स्टॉर्म्स आते रहेंगे? जी देखिए, ये प्री मानसून नहीं है, ये बात मैं आपको जरा क्लियर कर दूं। दिस इज प्योरली वेस्टर्न सिस्टम, मगरिबी हवाओं के सिलसिले हैं ये। प्री मानसून जो होता है सर, उसके अंदर जो है आपका ईस्टर्न जो मॉइस्चर होता है उसका इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाता है, जो कि अभी प्रॉपर नहीं है। अभी भी अगर मैं बात करूं तो
लोग जो बात करते हैं कि मुंबई में आपने देखा पिछले बहुत ज्यादा बारिश हुई, तो देखें मुंबई में ऑनसेट ऑफ मॉनसून पहले होता है, और ये जो मुंबई में बारिशें हुई हैं दैट वाज नॉट मॉनसून, ये प्री मॉनसून की बारिशें थी। और मुंबई में हर साल इस किस्म का एक इम्पैक्ट लाजमी आता है। एक्चुअली हम लोग बहुत जल्दी बातों को भूल जाते हैं। लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था कि बिफोर मॉनसून जो है वो मुंबई में बहुत अच्छी बारिशें हुई थी, तो उसको देखा देखी लोगों ने ये समझा कि हमारे पास भी कुछ एडवांसमेंट हो जाएगी। ऐसा नहीं है। तो ये एक तो एक्चुअली एवरी ईयर का फिनोमेना है। इसका डिफरेंस ये क्या एक है? अलग बात है कि इस साल जो कुछ बारिशें ज्यादा हुई उसकी वजह से जो है वो कुछ उनके रिकॉर्ड्स ब्रेक हुए हैं। ताहम हमारे पास जो है मॉनसून जो है वो जुलाई से लेकर सितंबर तक होता है। इसकी देखें एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं, कोई श्योर शॉर्ट डेट नहीं होती। सम टाइम पहले भी आ जाता है, सम टाइम लेट होता है। ताहम जो 3 महीने हैं जुलाई अगस्त सितंबर, इसको हम मॉनसून कहते हैं। इससे पहले अगर 15 तारीख के बाद, जब 15 जून के बाद जब मुल्क में बारिशों के सिलसिले आते हैं और उसमें ईस्टर्न जो मॉइस्चर होता है उसका इन्फ्लुएंस होता है, तो उसको हम प्री मॉनसून कहते हैं। अच्छा, आपने थोड़ा सा ये भी बता दें, आपने कहा ये वेस्टर्न सिस्टम है, इसमें और मॉनसून में फर्क क्या होता है? क्या इंटेंसिटी का फर्क है? और दूसरा क्या ये एक सरप्राइजिंग एलिमेंट हो सकता है या होता है, या नहीं ये भी ये सारे अमल का हिस्सा है कि मई के एंड के ऊपर या जून के स्टार्ट में ही आता है, देन हम मूव करते हैं प्री मॉनसून या मॉनसून की तरफ? देखें, याद रखिएगा कि पाकिस्तान में जो वेस्टर्न सिस्टम है वो पूरा साल आते हैं, ठीक है जी। गर्मियों में इसकी जो इन्फ्लुएंस होता है वो अपर लैटिट्यूड्स की तरफ चला जाता है, यानी कि इंतहाई शुमाली इलाकों की तरफ होता है, जबकि सर्दियों में ये डिप करता है टुवर्ड्स साउथ। तो हमारे पास जो सर्दियों में बारिशें होती हैं पाकिस्तान भर में, वो मगरबी हवाओं के सिलसिले की वजह से होती हैं। और हमारा जो एग्जैक्ट जो नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान का पार्ट है, जिसमें जीबी और केपी के जो इंतहाई शुमाली इलाके आते हैं, वो इलाके मोस्टली जो हैं वो वेस्टर्ली सिस्टम के इम्पैक्ट में ही बारिशें देते हैं। और इसके बाद अगर वेस्टर्न और टाइम कम है, वन क्विक क्वेश्चन के बारे में भी हाँ, मैं वही पूछना चाहता हूं। ईद के दिनों में क्या रहेगा, बारिश हो सकती है? अगर आप जल्दी से बता सकें अंजुम साहब। जी देखें, ईद के दिनों में सदर्न हाफ में तो मोस्टली मौसम गर्म और खुश्क ही रहेगा। खुश्क से मुराद ये है कि बारिश का कोई इम्कान खास नहीं होगा, ईद गर्म गुजरेगी। ताहम शुमाली इलाकों में भी सिचुएशन अभी तक यही लग रही है। ठीक है, कराची में होगी बारिश ईद वाले दिनों में? ऐसा ही गर्म रहेगा? बहुत टाइम है अभी बारिश में, कराची में अभी गर्मी रहेगी। इस तवक्को ये है कि मंगल आने वाले मंगल के रोज से कुछ टेम्परेचर में सब्सिडेंस आ जाएगी, तो नॉर्मल के पास मतलब 35-36 तक मैक्सिमम आ जाएगा। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया। अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे हमें मौसम के बारे में। ईद का पूछ लिया और वो कह रहे हैं कि अभी ईद के दिनों में बारिश नहीं हो सकती, कुछ हद तक कम है। तो हमने क्योंकि ईद की ही बात करनी है, तो ईद पे अगर बड़ी ईद पे बारिश हो जाए ना, बड़े प्लान डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसीलिए मैं पूछना चाहती हूं, लोगों को और उसके बाद अगर गली में आपने, क्योंकि बहुत से लोग करते हैं कुर्बानी के ऊपर से बारिश आ जाए, वो धुलने के बजाय ऐसा पता ना सड़कों से फिर एक तो स्मेल भी आ रही होती है और फिर जो आलाइशें नजर आ रही होती हैं, उसके लिए आपने खुद अपना ख्याल करना है। लेकिन तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं जनाब। कौन लेकर आएगा सबसे बेहतरीन किस्म का कुर्बानी का जानवर, उसके लिए मुख्तलिफ शहरों में मंडियां जो है वो बहुत अरसे से सज चुकी हैं, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे रोजाना आपको बताएं कि मुख्तलिफ मंडियों में क्या सिचुएशन है। सबसे पहले वो दिया करें ना, ये गोश्त वाली होती है ईद। अच्छा, ये गोश्त वाली ईद तो जानवर कैसे खरीदेंगे लोग? थोड़ा सा उसके लिए आपको पूरा साल अच्छा, हम सिर्फ आपको खबर ही देंगे जानवर कितने महंगे हुए, बाकी मसला आपका है, आप जाने, आपकी जेब जाने। लेकिन इससे भी बड़ी हेल्प हो जाती है, लोग टीवी देखते हैं कि मंडियों की क्या सूरत हाल है। कराची चलते हैं ना, कराची के लोगों को बताते हैं कि वहां पर क्या सिचुएशन है और कितनी महंगाई है, ये लोग कितने परेशान हैं। हमारे साथ मोहम्मद आरिफ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं अपडेट्स कराची की मवेशी मंडी की। आरिफ, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, माह ज़िलहज का चांद नज़र आने के बाद से ही कराची में मुख्तलिफ मकामात पर लगाई गई आर्जी मवेशी मंडियों में रश जो है वो बढ़ चुका है। इस वक्त हम मेमार कट पर कायम आर्जी मवेशी मंडी से रिपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ भी हज़ारों की तादाद में मुख्तलिफ इक़साम के जो सिंध और पंजाब से लाए गए जानवर यहाँ पर मौजूद है, जिनकी ख़रीदारी के लिए लोग जो है वो सुबह सवेरे से ही इन मंडियों का रुख करते हैं। यहाँ पर भी बड़ी तादाद में लोग जो है वो ख़रीदारी के लिए पहुँच रहे हैं। यहाँ पर आने वाले लोगों का ये शिकवा है कि कीमतें जो है वो गुज़श्ता साल से कई गुना जो है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से उन्हें ख़रीदारी में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुख्तलिफ नस्लों के खूबसूरत जानवर जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जिन्हें मज़ीद सिंगार करके खूबसूरत बनाया गया है, ताकि जो ख़रीदार यहाँ पर आए उनकी देख कर जो है वो दिल यहाँ पर चाहे कि वो यही जानवर ख़रीद कर लिया। इस वक्त मेरे अक़ब में मौजूद ये गुलाबी नस्ल के 2 जानवर मौजूद है,
जिसकी कीमत जो है वो यहाँ पर मौजूद व्यापारी ने 15 लाख रुपए बताई है, जबकि इनका ये कहना है कि बार्गेनिंग के बाद जो है वो इससे कम कीमत पर भी जो है वो फ़रोख्त कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर आने वाले लोगों का ये कहना है कि जो खूबसूरत जानवर है उनकी कीमतें काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से अपने रेंज के मुताबिक जो है वो जानवर तलाश करने में मसरूफ़ है। ईद उल अज़हा के चांद नज़र आने के बाद से ही इन तमाम मंडियों में रश जो है वो लग जाती है। कराची के सबसे बड़ा जो मवेशी मंडी है वो जो है वो नॉर्दर्न बाईपास पर है। शहर से काफ़ी दूर होने के बायस जो है लोग करीब में जो कायम मवेशी मंडियाँ हैं उनका रुख कर रहे हैं। और मेमार कट पर मौजूद इस मवेशी मंडी में भी काफ़ी लोग जो है वो रात भर से यहाँ पर पहुँचे हुए, सुबह सवेरे काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचे थे। उनका यही कहना है कि कीमतों की वजह से काफ़ी परेशानी का सामना है, जबकि व्यापारियों का ये कहना है कि जो महंगाई है इसके बायस से खाने पीने की जो जानवरों की अशिया है जिनमें दाना, चारा और वैक्सीनेशन है उसकी कीमतें जो है वो काफ़ी बढ़ गई है, जिसकी वजह से कीमतें जो है वो इजाफा हुआ है। अब जो है वो लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि अच्छी कीमत पर अच्छा जानवर जो है वो ईद कुर्बान के लिए यहाँ से ख़रीद कर लेकर जाए, जिस पर बार्गेनिंग भी ख़रीदारों के और व्यापारियों के दरमियान हो रही है। कोशिश यही की जा रही है कि ईद से कबल जो है वो अपनी ख़रीदारी कर ले और सुन्नत इब्राहिमी जो है वो अदा की जाए। जी ओके, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छे से हमें आगाह किया। जानवर तो बहुत ही खूबसूरत है, हर बार आते हैं और बहुत ही महंगे भी हैं। हाँ, बहुत ही, जितना खूबसूरत होगा उतना महंगा होगा। और बहुत सारे लोग तो सिर्फ खूबसूरती के पैसे लेते हैं, हुस्न की कीमत चुकानी पड़ेगी की कीमत। अच्छा, कुछ लोग जानवर वजन में उतना नहीं होता लेकिन खूबसूरती में होता है, और चूंकि रिकमेंडेड भी है कि जानवर खूबसूरत होना चाहिए, हदीस के अंदर भी मौजूद है, तो इसलिए उसके भी फिर पैसे बढ़ जाते हैं। खैर, मुल्तान की बात कर लेते हैं। मुल्तान की जो मवेशी मंडी है वहाँ पे भी शहरी आ रहे हैं, भाव ताव चल रहा है, जानवर बड़े तगड़े हैं और ये वो इलाका है जहाँ पे बड़े ज़बरदस्त जानवर आते भी हैं। क्या कहना चाहिए, मजे के नाम भी हैं जानवर के, और किस्में भी हैं। नाम ब्राह्मण है, दाजिल, गुलाबी पांडा, चोलिस्तानी बैल समेत बकरे जो हैं उनके फिर डिफरेंट तरह की किस्में नजर आ रही हैं। लेकिन जब उनकी कीमत पूछी जाती है ना तो लोग अपने गानों को हाथ लगाना शुरू, बकरा जो है वो बैल जैसा लगना शुरू हो जाता है। अच्छा, उनकी शेप भी वैसे ऐसी है। सरदार भी लेने गए थे बकरा, उनको कीमत उनकी बनी नहीं, उन्होंने कहा चल एक पैकेज बना लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है सरदार से, जरा पूछ लेते हैं। सरदार भाई बताइए क्या है मुल्तान के अंदर मंडी को लेकर? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त न सिर्फ मुल्तान बल्कि जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सामुराना में मौजूद हूँ और यहाँ पर हर किस्म का जानवर मौजूद है। मुख्तलिफ नायाब और ख़ूबसूरत जानवर जो हैं वो इस वक्त मुल्तान की मवेशी मंडी में मौजूद हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस वक्त ख़रीदार ना होने के बराबर है। अगर इक्का दुक्का ख़रीदार यहाँ पर आ भी रहा है तो वो व्यापारी हजरात के साथ बहस व तकरार कर रहे हैं और जो कीमत के हवाले से जो है वो ख़रीदार काफ़ी ज़्यादा में परेशान दिखाई दे रहे हैं। आपस में मशवरा करते हैं ख़रीदार और उसके बाद कानों को हाथ लगाकर यहाँ से मंडी से हमें जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब हमारी व्यापारी हजरात से बात हुई तो उनका ये कहना था कि वो सारा साल इन जानवरों को पालते हैं, इनके ऊपर मेहनत करते हैं और जब यहाँ पर लेकर आते हैं तो उनको वो कीमत जो है वो नहीं दस्तयाब होती, जिसकी वजह से उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ख़रीदारों से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि ईद कुर्बान का मौका है तो कुर्बानी का जानवर ज़रूर ख़रीदना है। बच्चों ने भी ज़िद की है कि वो जल्द से जल्द जो है वो कुर्बानी का तगड़ा और ख़ूबसूरत जो है वो बैल घर लेकर आएँ, लेकिन उनकी कीमतें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर कीमतों के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त जो जानवरों की कीमत है वो कम से कम, अगर हम बकरे की कीमत की बात करें तो 1 लाख रुपए से शुरू हो रही है और इसी तरह अगर बड़े और तगड़े बैलों की कीमत के हवाले से बात की जाए तो 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख रुपए तक की कीमत का जो बैल है वो भी यहाँ पर मवेशी मंडी में मौजूद है। दूसरी जानिब जो व्यापारी हजरात हैं उनका ये कहना है कि जानवरों की कीमत जो है वो उनके मुताबिक उनको नहीं मिल रही, जबकि ख़रीदार कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि वो कम से कम कीमत में जो है वो अच्छा जानवर यहाँ से ख़रीद कर जाएं। जानवरों के हवाले से अगर हम बात करें तो इस वक्त यहाँ पर मुख्तलिफ जो नस्ल हैं उनके बैल मौजूद हैं, जिनमें गुलाबी पांडा, इसके साथ साथ ब्राह्मण, दाजल और साहिवाल नस्ल के जो हैं वो बैल यहाँ पर मौजूद हैं। तगड़े बैल मौजूद हैं, खूबसूरती में बेमिसाल हैं और जो ख़रीदार हैं वो उनको देख भी रहे हैं। बहस व तकरार का सिलसिला भी जारी है, लेकिन ख़रीदारी जो है वो उस तरह दिखाई नहीं दी जा रही। उम्मीद यही की जा रही है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो जो ख़रीदारी है वो भी अपने अरूज पर पहुंचेगी और जो व्यापारी हजरात हैं वो भी जानवरों की कीमत को किसी हद तक कम करेंगे। दुहाई यानी सबकी एक ही है कि कीमतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, स्पेशली कंपेयर करते हैं पिछले साल। मैं तो कह रहा हूँ लाख रुपए बकरा डे, टच स्क्रीन बकरा है क्या, 1 to 5 बकरा है यार, इतने महंगे बकरे, लाख रुपए 6 डिजिट्स के अंदर तो कभी सोचा भी नहीं था हमने बकरा इतने का मिलेगा। इतने तो बैल मिलते थे, वहां तक जा चुका है। लेकिन उनका मानना भी ठीक है ना, महंगाई ऑलरेडी उनके लिए भी बहुत ज्यादा हुई है, पूरा साल वो मेहनत भी करते हैं। मेरे जहन में फिर वो बात
बात है जो कल हमने की थी आयशा। बहुत सारे लोग इस वक्त इसलिए नहीं लेने जा रहे कि मार्केट हाई है, आप सारे सीक्रेट्स जो है ना वो रिवील कर दें, एंड पे रश बन जाना है और ये कीमतें डबल हो जानी है और आपको अच्छे जानवर भी नहीं मिलने। सो आप अभी जाके भाव ताव कर लें, अभी आपका सीन बेहतर हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगता है सुबह थी तो इस वजह से बहुत ज्यादा रश नहीं होता, लेकिन शाम और जैसे जैसे वक्त मजीद आगे बढ़ेगा, ईद उल अज़हा करीब आएगी तो हम देखेंगे कि रश बढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा, फैसलाबाद की मवेशी मंडी में भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है, वहां पर खरीदारों का रश जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो चुका है। और हमारे नुमाइंदे जावेद अख्तर एक मवेशी मंडी में मौजूद हैं, हम उनकी तरफ ही चलते हैं और उनसे जानते हैं कि फैसलाबाद में शहरी क्या सोच रहे हैं, क्या वहां पर कीमतें हैं। चलते हैं उनकी तरफ। जी हाँ, बिल्कुल आयशा इमरान, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फैसलाबाद के समुंदरी रोड पर कायम मवेशी मंडी में, जहाँ ईद कुर्बान पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की खरीदारी जो है वो जोरों शोर से जारी है। सुबह का वक्त है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है खरीदारों की आमद और रफ्त का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। यहाँ इस मंडी में खरीदारों के लिए हर किस्म के कुर्बानी के जानवर मौजूद हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि खूबसूरत बकरे, तगड़े बछड़े जो हैं, भारी भरकम बैल और सहराई जहाज, जी हाँ ऊंट भी बहुत ही खूबसूरत और प्यारी प्यारी नस्ल के यहाँ पर मौजूद हैं। अगर बात की जाए व्यापारी हजरात की, तो उनका ये कहना है कि महंगाई ज्यादा होने की वजह से जो है वो शहरी उस तरह से, पहले एक शहरी जो है वो अगर 2 जानवर लेके जाता था, तो इस दफा महंगाई ज्यादा होने की वजह से है, लोग भी जो है, शहरी भी जो है खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं कि वो उस तरह से खरीदारी नहीं कर रहे हैं। अगर बात की जाए 80,000 रुपए वाले बकरे की, तो इस दफा वो 1,40,000 रुपए उसका रेट है। इसी तरह अगर भारी भरकम बैल की बात की जाए, तो बैल जो है वो शुरुआत ही उनकी जो हो रही है वो तकरीबन 5-5.5 लाख रुपए से शुरू हो रही है। आज जुमा का दिन है, सुबह के वक्त ही जो है शहरियों की एक कसीर तादाद मंडी की तरफ आना शुरू हो गई है। जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा तो बच्चों की एक कसीर तादाद जो है अपने वालिदैन के साथ मंडी में आएंगे और अपने मनपसंद बकरे, बछड़े, छतरे और ऊंट और बैल की खरीदारी करेंगे। बच्चों से हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि ईद में अभी चंद ही रोज बाकी हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये है हम जिद करके अपने वालिदैन को अपने साथ यहाँ पर लेकर आए हैं, ताकि हमारे जल्द से जल्द जो है घर में कुर्बानी का जानवर आ जाए, हम उसकी काफी ज्यादा जो है खिदमत कर सके। इसी तरह हमारी शहरियों से बात हुई है तो उनका यह भी कहना है कि लेने को एक दिन पहले भी जाके हम जानवर ले सकते हैं, लेकिन सुन्नते इब्राहिमी की अदायगी के लिए। अच्छा, इंटरेस्टिंग पार्ट इस सारे अमल में जो आप बता रहे हैं वो ये है कि हुकूमत मुसलसल ये क्लेम कर रही है कि महंगाई कम हुई है, इन्फ्लेशन पिछले कई सालों की कम तरीन सतह पे, लफ्जों का हेर फेर और समाव आशा है भी जो कि पिछले कोई 1-1.5 साल से पेट्रोल प्राइसेस इसी रेंज में है, यानी कि 250 के आसपास। वही वाली बात है ना, महंगाई बढ़ने की शरह कम हुई है, महंगाई वहीं पर रुकी हुई है, महंगाई इससे ज्यादा बढ़ नहीं रही, पकड़ी गई है हुकूमत जानवरों की कीमतों से। अच्छा जी, अब हमें लाहौर जाना है और लाहौर में हमारे नुमाइंदे मोहम्मद उमर मौजूद है, वो भी एक मवेशी आपके लाहौर जहाँ पे इनके पैसे लगने हैं, मंडी के अंदर पूछ लीजिएगा सारे सवाल। हाँ, मेरे अब्बू के, मेरे भाई के पैसे लगने हैं, उधर चलते हैं। उमर बताइए, मेरे अब्बू को, मेरे भाई को बकरा या बैल जो लेनी है वो कितने में पड़ने वाला है? उमर भाई कहेंगे नहीं लेना चाहिए, उनको बहुत महंगे हैं। जी उमर। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान की आमद है और मवेशी मंडियों में व्यापारी हजरात जो हैं वो अपने चिनकू, मिनकू, छनकू, मंकू, बोलू, बबलू को लेकर जो है वो पहुंच चुके हैं। मैं मौजूद हूँ शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में और यहाँ पर भी जो है व्यापारी हजरात जो हैं वो अपने जानवरों को लेकर आ चुके हैं। बकरे, छतरे, दुम्बे, बैल जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। खरीदारों का भी जो है वो आने का सिलसिला जारी है। अगर बात की जाए कीमतों की, जो आपने मुझसे पूछा कि आपके वालिद साहब और आपके भाई साहब के कितने पैसे लगने वाले हैं, तो मैं ये बताता चलूं कि पिछले साल जो मंडी की कीमतें थी, इस साल जो है उसमें खासा इजाफा हुआ है और बकरे जो हैं वो 1 लाख से ऊपर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बैल जो हैं वो 4 से 5 लाख और इससे ज़्यादा भी जो है उसमें फ़रोख्त हो रहे हैं। खरीदारों का ये कहना है कि मंडी की कीमतों में इस दफ़ा जो है 50% तक पिछले साल की निस्बत इजाफा हुआ है। व्यापारी हजरात ये कहते हैं क्योंकि उनके अखराजात में इजाफा हो चुका है, तो इस वजह से उनकी कोशिश है कि जितना उनके अखराजात में जो है वो इजाफा है उस हिसाब से जो है वो अपने दाम वसूल करें। इस वजह से इस दफ़ा जो है मैं आपको बता दूं कि आपके भाई साहब और आपके वालिद साहब के जो है वो अच्छे खासे पैसे लगने वाले हैं इस कुर्बानी में। अरे मुझे समझ नहीं आ रही है कीमतें सुन के मैं माशाल्लाह कहूं उमर या फिर अस्तगफिरुल्लाह कहूं, जिस हद तक बढ़ चुकी है कीमतें। उमर इस चक्कर में थी कि सिर्फ भाई और अब्बा ले लें और इनके पैसे बच जाएं, इसका मतलब ये है कि कुछ पैसे इनको भी देने पड़ेंगे, क्योंकि अब पैसे मिलेंगे तो फिर अच्छा जानवर आएगा। अच्छा, क्विकली ये बताइए कि एक फैक्टर जिसको हम इग्नोर कर रहे थे, अगर व्यापारी हजरात की जानिब से कहा जाए तो इन कीमतों पर
माशाल्लाह कहा जाए, और अगर खरीदारों की जानिब से कहा जाए तो आप बिल्कुल अस्तगफिरुल्लाह भी कह सकती हैं। लेकिन अच्छा उमर, एक अंदाजा आप ये बताइए, अखराजात बहुत ज्यादा हो चुके हैं, इस वजह से वो माशाल्लाह की कीमतों में अपने जानवरों को जो है वो बेचेंगे। अच्छा एक चीज ये बताइए कि बीइंग रिपोर्टर आपका एक तज्जिया भी होता है, आपकी एक जजमेंट भी होती है पिछले साल की निस्बत। ये जो कीमतें मांग रहे हैं जितने भी व्यापारी हैं, वो जानवरों की शक्ल के वजन के मुताबिक हैं या थोड़ा ज्यादा है, ज्यादा मांग रहे हैं? आपका क्या टेक है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, एक चीज़ हमें ये देखने में आती है, जैसे ही नया साल आता है, ईद उल फितर हो, वहाँ पर जो है वो बाज़ारों में मलबूसात के रेट ज़्यादा हो जाते हैं, और ईद कुर्बान हो तो जानवरों के रेट जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। जानवर तो वही हैं, पिछले साल भी हमें जानवर बिल्कुल इसी तरह के ढील ढोल के दिखाई दे रहे थे, इस साल भी यही है। लेकिन व्यापारी हजरात के मौक़िफ़ रखते हैं कि उनके चारे की कीमतें ज़्यादा हो चुकी हैं, और इस दफ़ा मवेशी मंडी को भी जो है वो अपग्रेड किया गया है। उनका ये कहना है कि अपग्रेडेशन के बाद शाहपुर काजरा मवेशी मंडी में जगह के रेट जो है वो ज़्यादा हो चुके हैं, इस वजह से वो अपने जो दाम जो है वो ज़्यादा वसूल कर रहे हैं। ओके, सही है। यानी कि ये नज़र आ रहा है कि वो जो क्लेम करते हैं कि हमने इनको बादाम भी खिलाए हुए हैं, दूध पिलाए हुए हैं, वो सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं हमें मवेशियों के अंदर। उमर जो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, बकरों की याददाश्त अच्छी है। आज बिल्कुल व्यापारी हजरात ये कहते हैं कि उन्होंने अपने बकरे को जो है बादाम खिलाए हैं, उसके अलावा मुख्तलिफ वो मेवाजात जो है वो बताते हैं। लेकिन अगर हम मवेशी मंडी में देखें तो मवेशी मंडी में बकरे हों, दुम्बे हों, छतरे हों, बैल हों, वो वही चारा जो है वो दिखाई देती है जो आम दिनों में हमें सुनाई देता है। और हमें यहाँ पर जो है, यहाँ पर इन दिनों जो है वो कोई बादाम खिलाए हुए दिखाई नहीं देते। अलबत्ता वो कहते जरूर हैं कि उन्होंने अपने साल। अच्छा, वन क्विक क्वेश्चन ओवर, इसमें बता दीजिएगा जहाँ पे ये मंडी खिलाए हैं, शायद इन दिनों जो है उनके जानवर कुछ डाइट पे आ जाते हैं। अच्छा, डाइट पे हाँ, ये हो सकता है ना, कॉन्शियस डाइट। अच्छा, क्विकली बता दीजिए, मंडी जिस जगह पे लगाई गई है, ये इलाका एक्सेसिबल है लाहौरियों के लिए? ट्रांसपोर्टेशन का क्या सिलसिला है यहाँ पे, और शहरी हुकूमत ने कोई खास इंतजामात इसको लेकर क्यों, जो आप हमारे साथ शेयर कर सकें, जिससे लोगों को मदद हो जाए थोड़ा यहाँ तक पहुँचने में? जी बिल्कुल, इस साल जो है वो शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी को जो है वो बाकायदा तौर पर अपग्रेडेशन जो है वो इसकी की गई है, और यहाँ पर 20 के करीब जो है वो शेड्स खास तौर पर लगाए गए हैं। और कुछ दिन पहले जो है वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से इसका बाकायदा तौर पर जो है वो इस्तकबाल भी किया। ये एक मुस्तकिल मवेशी मंडी है, और यहाँ पर जो है इस आने के लिए रास्ते भी जो है वो बहुत बेहतरीन है। अगर आप ठोकर से आते हैं तो इस मुल्तान रोड से, तो ये रास्ते में जो है वो मवेशी मंडी आती है। और इस दफ़ा जो है इस मवेशी मंडी के इंतजाम जो है वो पहले की निस्बत बहुत बेहतर जो है वो दिखाई दे रहे हैं। पहले हमें टेंटों के नीचे जो है वो जानवर बांधे हुए नजर आते थे, मगर इस दफा जो है शेड की सहूलियात मौजूद है। इसके साथ साथ यहाँ पर ओवर द इयर्स यहाँ पर काफी ज्यादा इंतजाम किए गए हैं। इट्स अ वेरी फेमस वन, ये मवेशी मंडी जो है। बहुत शुक्रिया उमर, हमारे साथ लाहौर से मौजूद थे। कीमतें ज्यादा हैं, और कीमतें ज्यादा होंगी तो फिर भाव ताव आप कर सकते हैं ना। ये भाव ताव मैं कहती हूँ ये कल्चर का हिस्सा है, कल्चर है। कुछ आपको पता है, कुछ लोग एक फैमिली के अंदर एक या दो एक्सपर्ट्स होते हैं जिन्हें लेके जाया जाता है। एग्जैक्टली, हम कहते हैं कि अच्छा ये बादामों वाला, बगैर बादामों वाला दिखा दो भाई। कमीशन चार्ज क्या करें, जितना डिस्काउंट दिलवाते हैं ना उनको कुछ, ये आप, यही तो सीजन होता है, आप भी लगा लिया करें थोड़ा। अच्छा, ये भी देखो ना, बिजनेस हो सकता है। खैर आगे बढ़ते हैं। बिजनेस करने के लिए पाकिस्तानी मुख्तलिफ एवेन्यूज वेन्यूज देखते रहते हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी से बिजनेस पे बिलीव नहीं करते, वो कहते हैं हमें जॉब करनी है और पाकिस्तान से बाहर करनी है। अब उसमें से अगर मिडिल ईस्ट की हम बात करें, एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी है, अभी आप तो खुद भी रह गए हैं, तो एक बहुत अट्रैक्टिव इस सेंस में भी है कि हमारे नज़दीक है। कुवैत एक ऐसी जगह है, एक तो उसकी करेंसी जो है बड़ी तगड़ी है, फिर वहाँ पे जो ऑयल वगैरह की मार्केट है उसमें बड़ी जॉब्स हैं। और अब कुवैत ने 19 साल के बाद पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीज़ा का इजरा शुरू कर दिया, जो बहुत अरसे से रुका हुआ था। एंड ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी गुड न्यूज़। बहुत अच्छी खबर है। तमाम वो लोग जो कुवैत जाना चाहते थे आपके, या फिर ढूंढ रहे थे कि गल्फ के अंदर कहाँ जाना चाहिए, तो आपके पास एक और एवेन्यू जो है वो खुल चुका है। कुवैती हुकूमत जो है उसने पाकिस्तानियों के लिए एक अहम ऐलान किया है, और इसके तहत 19 साल के बाद जो वीज़ों पर पाबंदी लगाई गई थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब इस पाबंदी के खात्मे के बाद अब पाकिस्तानियों को वर्क वीज़ा भी मिल जाएगा, फैमिली विजिट वीज़ा भी मिल जाएगा। अगर आप ऐसे ही घूमने जाना चाहते हैं वो भी मिल जाएगा। एंड देन कमर्शियल वीज़े जो है ना वो भी जारी कर दिए जाएंगे। आपने कुवैती करेंसी की बात की, दिनार की बात की। गल्फ के अंदर मैं कहूँ, वैसे मुझे बाकियों का नहीं पता, गल्फ के अंदर सबसे ज्यादा महंगा जो है वो दिनार है। 914 के करीब, 913 से 914 रुपए। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। वैसे हमने तो खैर बहुत अरसे बाद पता चला इसका। दूसरा, दीनार की वैसी वैल्यू हमारी नजर में, वो कहानियों में पढ़ते थे ना, दीनार इतने दीनार दिए, उम्र अय्यार की कहानियां पुरानी, तो एक इमेज था बहुत बड़ा। खैर अब हमारे साथ इमरान साहब मौजूद है, जो कि कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, नुमाइंदे हैं शोबा सेहत के। बता दें वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैक्यूम मौजूद है, और बहुत सारे और शोबों पर भी। तो हम ज़रा इमरान साहब से इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, उनके पास क्या ताज़ा तरीन है, कैसे हेल्प हो सकती है। और आप अगर वेट कर रहे थे तो कुवैत का वीज़ा इज़ देयर फॉर यू, अप्लाई कीजिए, निकल जाइए। मेडिकल के लिए जो है ना, वो मैंने सुना है कि पाकिस्तान की तरफ फोकस करें। यहाँ से काफ़ी बड़ी तादाद में नर्सेज
जिसको वो लेकर जाएंगे। इमरान हमारे साथ हैं, इमरान से पूछ लेते हैं। इमरान, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले हमें बताइए ये जो खबर है इसके बाद क्या सूरत हाल है और कौन कौन से ऐसे शोबे हैं जिसके अंदर कुवैत इज सीकिंग पीपल पर्टिकुलरली फ्रॉम पाकिस्तान? क्या अपडेट्स हैं आपके पास? वालेकुम सलाम जी, थैंक यू सो मच। कुवैत एक ऐसी मंडी है जिसके बारे में जैसे आपने बात की कि एक तो यहाँ पे करेंसी बड़ी तगड़ी है और पाकिस्तानियों के लिए बड़े यहाँ पर वेन्यूज हैं। आप यहाँ पर अगर स्किल्ड आपके पास आप स्किल्ड लेबर हैं या आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है, खासतौर पर मेडिकल प्रोफेशंस जो से ताल्लुक रखने वाले जो अफराद हैं, सबसे पहले मैं कहूँगा कि वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने हैं पाकिस्तानियों के यहाँ पर, क्योंकि जब कोविड आया था तो तब से पाकिस्तान के जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वो 2020 से यहाँ पे आना शुरू हुए हैं। और आज जब हम ये बात कर रहे हैं तो आज तक तकरीबन 3 फ्लाइट्स पाकिस्तान से नर्सेज, पैरामेडिकल और डॉक्टर्स की कुवैत में आ चुकी हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 4000-5000 के अराउंड बनती है। तो ये वो लोग थे जिन्होंने हमारा यहाँ पर आकर इमेज बिल्ड किया। पाकिस्तानियों के हवाले से राय एक ऐसी हुई कि पाकिस्तानी जो है वो किसी से कम नहीं है, बल्कि इस तरह के सेक्टर्स में, हेल्थ जैसे सेक्टर में वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहले आगाज हुआ इस मेडिकल प्रोफेशनल से, उसके बाद 2023 के एंड में जो है वो इन मेडिकल प्रोफेशनल्स की जो फैमिलीज हैं उनको वीजे मिलना शुरू हुए और लोग अपनी फैमिलियों समेत यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। मैं कहूँगा कि अगर 2024 में कोई बहुत बड़ी अगर माइग्रेशन हम देखें कि विद फैमिली, तो वो शायद मिडिल ईस्ट में लोग कुवैत में ही शिफ्ट हुए होंगे, क्योंकि तकरीबन 2000 के करीब लोगों ने वीजास लिए थे 2023 के एंड से लेके 2024 तक। और उसके बाद फिर इसमें थोड़ा सा एक जो है वो वक्फा आया और फिर एक और कैटेगरी का आगाज हुआ जिसे फैमिली टूरिस्ट वीजा, फैमिली विजिट वीजा कहते हैं, जिसकी और इसमें अब मजीद आसानी भी कर दी है कुवैत की गवर्नमेंट ने, तो बड़ी अच्छी खबर है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जो लेबर तबका है, स्पेशली अगर पाकिस्तान से कोई वहाँ पर जा रहा है, एक एवरेज तनख्वाह कितनी हो सकती है एक पाकिस्तानी की वहाँ पर, अगर मैं एवरेज की बात करूँ कुवैत के अंदर? ये बहुत अच्छा सवाल किया है आपने, क्योंकि कुवैत में जो लेबर तबका है उसकी तनख्वाहें कोई बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि अगर कुवैती दिनार की कीमत तकरीबन 950 के अराउंड रहती है, आज का जो रेट है वो भी तकरीबन 940-45 के करीब है। तो लोगों को जो बाहर बैठे हुए हैं ऐसे लगता है कि हम कुवैत जाएंगे तो शायद हमारी तनख्वाहें इतनी ज्यादा होंगी कि एक महीने में ही हम बहुत तगड़ी अमाउंट कमा लेंगे। अगर कुवैत में देखा जाए तो 100 दिनार से 150 दिनार तक जो है वो आपकी लेबर की तनख्वाह होती है। उसकी वजह है ना इमरान, वो ये कि जो लोग ऑलरेडी कुवैत के अंदर हैं वो जब आते हैं तो वो देखते हैं कि उन्होंने घर भी बना लिए हैं, अपने गाड़ियां भी बड़ी बड़ी रखी हुई हैं, तो इसलिए उनको लगता है कि कुवैत में जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा कमा लेंगे। ऐसा नहीं है, आप ये कह रहे हैं? इस तरह की एक और आपको एग्जांपल दूं, ये वजह ये है कि जो हमारे हमसाया ममालिक हैं, इंडिया हो या बांग्लादेश हो या इवन फिलिपीन हो, वहां से लेबर बड़ी सस्ती यहाँ पे आ जाती है। वो लोग 100 दिनार पे काम करने के लिए भी राजी हो जाते हैं, लेकिन जब भी कोई पाकिस्तानी आता है तो 100 दिनार, 1 लाख रुपया, बाहर भी आए, अपनों से दूर भी जाएं, फिर 1 लाख रुपया कमाएं, तो पाकिस्तानियों को इतने जो है वो सादा जुबान में कहते हैं कि वारा नहीं खाता, बहुत कम है। लेकिन इंडिया से और बांग्लादेश से ठीक है, आप कह रहे हैं कि चूंकि बाकी ममालिक से चीप लेबर मिल जाती है तो इसलिए जो वेजेस है वो इतनी अच्छी नहीं है। गॉट इट। अच्छा, कारोबारी वीजा अगर कुवैत का लेना हो, वहाँ पे कोई कारोबार करना हो, वो भी चूंकि वीजे खुल गए हैं, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? कोई सर्टन बैंक स्टेटमेंट चाहिए, कोई अकाउंट में पैसे चाहिए, कंपनी रजिस्टर्ड चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? अगर आपको इल्म हो तो प्लीज वो भी हमें बताइए कारोबारी वीजा के लिए। जी, इसमें मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा हमारे जो नए एम्बेसडर आए हैं, डॉक्टर जफर इकबाल साहब, वो खासे मुतहरिक हैं। वो यहाँ पर उन्होंने आके पहले एक स्टडी कराई है कि पाकिस्तानियों के लिए कौन कौन से वेन्यूज हैं कि जहाँ पर पाकिस्तानी मसनूआत लाकर यहाँ पर कुवैत में वो इंपोर्ट की जा सकती हैं। तो अब उन्होंने जो कुवैत के चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वहाँ पे भी मुलाकातें शुरू कर दी हैं, और ये बड़ा एक आसान प्रोसेस होगा। जो हमें एम्बेसी से इतलात मिली है कि वो जो है वो बिजनेस टू बिजनेस कॉन्टैक्ट जो है उसको इतना अच्छा डेवलप करना चाह रहे हैं
कि पाकिस्तानी कारोबारी हजरात जो खुद भी पहले थोड़ा सा सुस्ती पाकिस्तानियों की तरफ से भी थी कि वो इतना ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, इसलिए शायद हम कुवैत में लेकिन इमरान यही पाकिस्तानी यूएई में भी रिस्पॉन्ड कर रहे थे जब वहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ था, एंड देन सऊदी अरब में भी कर रहे थे। कुवैत की गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटेशन थी या अब है इस पाबंदी के हटने के बाद के यहाँ पर भी लोग आए, वो अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं इन्वेस्टर्स को? और रिक्वायरमेंट भी प्लीज बता दीजिएगा अगर आपके इल्म में तो। बिल्कुल, कुवैत की गवर्नमेंट अब इन्वेस्टर्स को वेलकम करना चाह रही है। एक यहाँ पर इनका विजन है, जैसे पूरे जीसीसी में एक डेवलपमेंट का विजन चल रहा है, ये भी जीसीसी के उसी विजन को लेकर यहाँ पर कुवैत में बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में काम हो रहा है और बाहर के इन्वेस्टर्स को यहाँ पर राग़िब किया जा रहा है। जो रिक्वायरमेंट की बात आप कर रहे हैं उस हवाले से अभी एम्बेसी की तरफ से हमें ऑफिशियल कोई मालूमात नहीं मिली। ये मेरे नॉलेज में है चूंकि इन्वेस्टर साहब की अभी रिसेंटली मुलाकातें हुई हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों से, और वो इस हवाले से काम कर रहे हैं कि पाकिस्तानी जो इन्वेस्टर्स हैं उनको यहाँ पर इंटरेक्ट किया जाए और खासतौर पर कुवैती जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पाकिस्तान लेके जाया जाए। और इस हवाले से पहले भी जो इससे पिछले इन्वेस्टर थे उन्होंने काफी काम किया था और वो चाहते थे कि जो जारी बात है उसी की बात इमरान पे नताज चलें, जो ही ऑफिशियली कुछ होगा तो हम इस पे एक सेशन और कर लेंगे ताकि हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको फायदा हो जाए और मुकम्मल तौर पे पता चल जाए कि बिजनेस वीजा की क्या रिक्वायरमेंट है। अच्छा, वन क्विक क्वेश्चन, आपने कहा कि 100 से 150 जो लेबर वाला सवाल आपने किया था तकरीबन वेजेस हैं, तो खर्चा कितना है जी? क्या कुवैत या इसके जो इलाके हैं वो महंगे हैं रिहाइश के लिए? जैसे दुबई में लोग कमाने तो जाते हैं लेकिन खर्चा बहुत ज्यादा है, लोगों को रहने के लिए खाने पीने के लिए बहुत पैसे लगाने पड़ते हैं। क्या कुवैत भी एक महंगा मुल्क है रोजमर्रा जिंदगी के लिए? अगर तनख्वाह कम हो तो गुजारा नहीं होगा? इमरान, आपके इस क्वेश्चन को मैं दो हिस्सों में डिवाइड करना चाहूंगा। एक तो रिहाइश का जो मामला है, रिहाइश यहाँ पे वाकई महंगी है। अब जो एक नॉर्मल अगर आप फैमिली के साथ हैं तो आपको तकरीबन 200 दिनार 250 दिनार का जो 2 बेड अपार्टमेंट है वो 250 दिनार का पड़ता है। सिंगल बेड अपार्टमेंट जो है वो तकरीबन 200 दिनार के अराउंड पड़ता है। अगर लेबर है, आप एक इंडिविजुअल हैं, तो फिर आपको 30 से 50 के दरमियान में एक अच्छा रूम मिल जाता है। जो एक सिग्निफिकेंट बात है कि आप जब वीजा डील कर रहे हैं, क्योंकि अभी जब ये वीजा ओपन हुए हैं तो काफी सारे लोग ऐसे सरगर्म हो चुके हैं मार्केट में कि वो ऐसी हाइप उन्होंने बना दिया है कि जी 2000 दिनार, 2500 दिनार, 3000 दिनार तक वीजा की बात की जा रही है। तो लोगों को पता होना चाहिए कि ओरिजिनल कास्ट जो है इस वीजा की वो बहुत कम है। अगर आप किसी कंपनी के थ्रू आते हैं तो ये आपको मुफ्त भी मिल सकता है, क्योंकि जो बेसिक वीजा निकालने की फीस है वो 10 से 15 दिनार के अराउंड है। फिर जब कोई लेबर नया यहाँ पर कुवैत में आता है तो एक चार्जेस हैं तकरीबन 150 से 200 दिनार के करीब, वो उसका खर्चा होता है। बाकी जो आपके मेडिकल और फ्लाइट का खर्चा है वो होता है। तो ये अराउंड अगर पाकिस्तानी हिसाब से बना लिया जाए तो गेम जो है वो 3.5-4 लाख से ऊपर नहीं जाती। अच्छा, लोग इस वक्त मार्केट में इस तरह से इस चीज को हाइप दे रहे हैं कि 20 से 25 लाख तक जा रहे हैं। इन्फॉर्मेशन नहीं है ना लोगों के पास, तो आप इमरान ये बता दीजिए कि अगर किसी ने विजिट करना है तो उसके लिए कितने पैसे लगेंगे? अगर कोई वर्क वीजे पर जाना चाहता है तो उसके कितने पैसे हो सकते हैं? और फैमिली वीजा उसके कितने पैसे, उस पर कितना खर्चा आएगा? देखें, फैमिली वीज़ा के लिए यहाँ पर एक सर्टेन कैटेगरी है कि अगर आपकी जो सैलरी है वो 4 से 600 की ब्रैकेट में है तो फिर आप अपने हस्बैंड, अगर कोई खातून है वो अपने हस्बैंड को बुला सकती है, कोई मेल है वो अपने फैमिली को बुला सकता है। इसी तरह से एक और कैटेगरी है जिसमें आपने अगर वालिदैन को बुलाना है या फिर बहन भाइयों को बुलाना है तो उसमें आपकी तनख्वाह यहाँ पर ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक वर्क परमिट होता है, उसमें जितनी तनख्वाह आपकी लिखी हुई होती है तो उसी हिसाब से ही ये वीजा कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं। अगर ये फैमिली विजिट वीजा की बात की जाए तो इसकी कास्ट 10 दिनार के अराउंड पड़ती है। इसके बाद आपको पाकिस्तान में जो है ये वीजा यहाँ से इशू होता है, फिर पाकिस्तान में जो कुवैत की एम्बेसी है वहां से जाके आपको वेरीफाई कराना होता है। फिर आपको जो गल्फ मेडिकल काउंसिल के स्पेशल एक मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं वहां से आपको अपॉइंटमेंट लेके मेडिकल कराना होता है। तो फिर वो अगर आपका मेडिकल अप्रूव हो जाता है तो वो बराह रास्त एम्बेसी को आपकी रिपोर्ट भेज देते हैं। और कुवैत के लिए ये स्पेशल है कि इसमें आपका स्पेशल चेकअप होता है, स्पेशल ट्रीटमेंट एक आप कह लें इसको, कि आपका जो मेडिकल होता है उसको जरा ज्यादा एहतियात से किया जाता है कि अगर वहां से आप पास हो जाते हैं और यहाँ पे आके अगर आपको थोड़ा बहुत कोई मसला निकल आता है तो फिर आपको फौरी वापस जाना पड़ता है। अच्छा। और इसी तरह से उसके बाद फिर आपने जो है वो टिकट्स वगैरह के जो एक्सपेंडिचर हैं और पाकिस्तानियों को जो है ना हेल्दी होकर जाना पड़ेगा। एक क्विक क्वेश्चन है वो पूछना बहुत जरूरी है, इसलिए लास्ट 30 सेकंड में जवाब दे दें। कौन कौन से ऐसे शोबे हैं, तिब का या हमने नर्सिंग का जिक्र किया,
और कौन कौन से शोबे हैं जिसमें इमरान आप देख रहे हैं पोटेंशियल है, वो पाकिस्तानी जो से मुंसलिक हो वहाँ जा सकते हैं, वो शोबे बता दें ताकि लोग मुतारिक हो जाएं काम करने से। स्किल्ड लेबर के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप IT ग्रेजुएट हैं, अगर आप बिजनेस ग्रेजुएट हैं, और अगर आपके पास स्किल है, खासतौर पर लेबर तबके में, अगर आप AC टेक्नीशियन है, अगर आप एल्यूमिनियम का काम जानते हैं, अगर आप ऑटो का जो रिपेयरिंग ये गाड़ियों की मैकेनिक हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। थैंक यू इमरान, बहुत डिटेल में आपने बताया और हम आपसे इंशाल्लाह सेशंस करते रहेंगे। चूंकि हमारे जो देखने वाले हैं, अगर आपके जहन में कोई सवालात हों इस हवाले से जो हम ना पूछ पाए हो, तो आप हमें सोशल मीडिया पे बताइएगा, देन विल प्लान अनदर सेशन, बिकॉज़ लोगों के जहन में बहुत सारी जाती हैं कि यार ये भी मुझे जानना है, तो हम कोशिश करेंगे इस पे भी। हमारा जो सोशल मीडिया ओपन है, आप कभी भी आके अपने सवाल रख सकते हैं, वो हम डेफिनेटली एड्रेस करेंगे अपने इस शो के अंदर। अब एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे पास और भी सेगमेंट्स हैं जिसमें हमने आपसे बात करनी है। स्टे विद अस, कीप वाचिंग। वेलकम बैक, आप सबसे आगे देख रहे हैं और एक ऐसे मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं ब्रेक से वापस आने के बाद, विच इज़ वेरी क्रिटिकल एंड वेरी इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम। और मुख्तलिफ मॉर्निंग शोज़ के अंदर ख़ास तौर पे ये भी बहुत अच्छी बात मुझे लगी अब तक जितने हमने मौजूआत किए, कि कुछ ऐसे मौजूआत थे जिन पे कभी बात नहीं हुई आयशा, या मीडिया पे कभी बात नहीं होती। इस मौजू का ताल्लुक आपके बच्चों, बिलखुसूस आपकी बच्चियों की नशो-नुमा से है, ज़हनी और जिस्मानी नशो-नुमा से, और ख़ास तौर पर उस एक सर्टन एज या टाइम पीरियड के हिसाब से है जब उसके अंदर जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर, जज्बाती तौर पर तब्दीलियाँ वाक़ हो रही होती है। और एक बहुत बड़ी तादाद हमारी आबादी की ऐसी है, हमारी माओं की ऐसी है जो इस चीज़ को फोकस नहीं करती कि उनको अपनी बच्ची को इस हवाले से ट्रेन करना होता है, बताना होता है। बिल्कुल ऐसी है, और इसके अंदर मैं कहती हूँ उन माओं की भी समटाइम्स गलती नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनको भी पता नहीं होता, वो भी एजुकेटेड नहीं होती है इस मामले में, क्योंकि उनके साथ भी इस तरह से नहीं हुआ होता। तो ये सेगमेंट खास तौर पर उन्हीं माओं के लिए है। हम बात करने लगेंगे जब आपका बच्चा या बच्ची टीन एजेस में जाती हैं या फिर प्यूबर्टी को हिट करते हैं, तो आपने महसूस किया होगा कि वो चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, जवाब भी देने लग जाते हैं। तो उससे अक्सर माँ बाप घबरा जाते हैं, घर वाले कहते हैं कि ये अजीब से हो गए हैं, सही तरह बात नहीं करते हैं, बट इट्स वेरी वेरी नॉर्मल। इसके अंदर आपके हार्मोन्स जो हैं, आपके बच्चों के हार्मोन्स जो हैं वो तब्दील हो रहे होते हैं। अब ये इस सारी सिचुएशन के अंदर पेरेंट्स को या फैमिली मेम्बर्स को किन किन बातों का ख्याल रखना है, क्योंकि आपका बच्चा सिर्फ फिजिकली तब्दील नहीं हो रहा है, वो जैसे इमरान बात कर रहे थे जिस्मानी तौर पर हो रहा है तब्दील, उसके साथ साथ जहनी तौर पर भी और नफ्सियाती तौर पर भी तब्दील हो रहा है। तो हमने सोचा इस पर बात कर लेते हैं कि पेरेंट्स को कैसे हैंडल करना चाहिए। बहुत सारी चीजें मिस हैंडल हो जाती है, खास तौर पे बच्चियों के मामले में, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि फिजिकली किस किस्म के चैलेंजेस उनको आने वाले हैं। सो मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कॉन्टेक्स्ट में बढ़ जाती है। तो हमारे साथ इस वक्त इरम बिनते सफिया मौजूद हैं, पेरेंटिंग एक्सपर्ट हैं। हमने एक दो पहले इनके साथ किए थे, आपने बहुत पसंद किए, हमने आज फिर सोचा क्योंकि मौजू ऐसा है तो हम दोबारा ज़रा इरम को इन्वाइट करते हैं। हमारे साथ मौजूद है इरम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। आई होप आप ठीक ठाक हैं। ये बड़ा नाजुक मौजू है लेकिन इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। आई होप अगर हम डिबेट शुरू करें तो ये आगे भी चलेगी और मुख्तलिफ फोरम्स पर भी डिस्कस हो। कौन कौन से लवाजमात हैं अगर आपका एक बच्चा टीन एज को हिट करे, खासतौर पर बच्ची, जिसका ख्याल मदर को रखना है, पेरेंट्स को रखना है, कैसे उसको इस ट्रैक के ऊपर चलाना है? प्लीज़ शुरू में क्या इन्फॉर्मेशन आप जो दे पाएंगे शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर आयशा और इमरान, आप दोनों के लिए थैंक यू। और आप लोगों ने बात बहुत अच्छी जगह से पकड़ी कि फिजिकल चेंजेस के साथ इमोशनल और साइकोलॉजिकल मेंटल चेंजेस हो रहे होते हैं। तो पहली जो 3 बातें मैं रिगार्डिंग द मेंटल सिचुएशन ऑफ अ टीन देना चाहती हूँ, एंड दिस स्टार्ट्स एनीवेयर बिटवीन एजेस ऑफ 8 अप अंटिल अपर, ठीक है। और लड़कों में और लड़कियों में, लड़कों में 9 और 9 से ऊपर, और लड़कियों में यूजुअली 8, 9, 10 से शुरू हो जाता है ये सिलसिला। तो द थिंग इज कि उनका ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ये चेंज हो रहा है, यानी इमोशंस और लॉजिक को साथ साथ लेके चलने के काबिल हो रहा है। दूसरा चेंज जो आता है कि इम्पल्सिविटी जो होती है, इम्पल्सेस जो होते हैं वो इंक्रीज हो रहे होते हैं। उसकी वजह वही जैसे आयशा ने बताया हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो प्लेजर सीकिंग इम्पल्स टॉप पे होता है, ठीक है। तो और दूसरी चीज ये है कि उनको बहुत जल्दी स्ट्रेस और एंजाइटी महसूस होती है उनको, बल्कि बाज़ औक़ात खुद समझ नहीं आती। और मुझे ये बात एक्सपीरियंस से भी पता है बिकॉज आई एम अ मदर ऑफ 3 माशाल्लाह टीन्स नाउ गोइंग इनटू अडल्टहुड। तो बच्चे आके शुरू में माँ से कहते भी हैं, बाप से कहते भी हैं कि मुझे नहीं पता मुझे गुस्सा क्यों आया, मुझे ना मेरे साथ हुआ क्या, मुझे समझ नहीं आया, ये बात इतनी बड़ी थी नहीं। when children, अब यहाँ पे दूसरी सपोर्ट पे आ जाता है। अब पेरेंट्स के करने के काम क्या है, आपको ये पता चल गया कि ब्रेन हेल्थ क्या है, आपको ये पता चल गया कि इंटरनल चेंजेस हो रहे हैं, आपको ये भी मैंने बता दिया कि बच्चों के कंट्रोल में नहीं है ये चेंजेस। इट्स नॉट लाइक कि वो रात को सोए और उन्होंने सोचा सुबह उठ के ना हमने धमाका खेज खराब मूड अपने माँ और बाप को दिखाना है और उनके सारे दिन का मलियामेट कर देना, ऐसा नहीं है। समटाइम्स दे डोंट नो हाउ टू कंट्रोल इट। नंबर 1 पेरेंट्स सबसे पहले एक्नॉलेज करें कि
चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में खुद पढ़ें, प्लीज खुद जानें। ये हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा अपना बच्चा है। ये किसी टीचर की, किसी प्रिंसिपल की, किसी स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये पहले पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नंबर 2 ये है कि उन बिफोर दे हिट प्यूबरिटी, जैसे आप गुड टच बैड टच सिखाते हो, जैसे आप कपड़ों का ओढ़ने पहनने की तमीज सिखाते हो। हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि हम मेच्योरिटी को और स्पेशली फिजिकल चेंजेस को बड़ी गंदे तरीके से एड्रेस करते हैं। इट इज वेरी नेचुरल। मुझे ये नहीं आज तक समझ आया कि अगर उस बच्चे ने जवान होना तो ऐसे ही होना ना, और कोई तरीका है उसके जवान होने का, मुझे कोई ये समझा दे। तो वो जो एक that's why we're talking about it. Yeah, please continue. Exactly. नहीं, I understand 100%. And वो जो shame का aspect आप डालते हो बच्चे, and I've seen this over and over again, and it is so dangerous. And you touched upon it, both of you, कि बच्चे अगर पेरेंट्स के साथ बात नहीं कर सकेंगे तो किसी और रिसोर्स के पास जाएंगे, किसी और रिसोर्स के पास जाएंगे तो वो उनको वो बातें बताएंगे जो कि करेक्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत छोटी सी एग्जाम्पल है, कजन्स हैं, लड़का है और लड़की है, दोनों प्यूबरिटी में है, दोनों के दिमाग में कोई गन नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन वो अपने दोस्तों से कुछ सीख रहा है, वो अपने दोस्तों से कुछ सीख रही है। चलो जी, हम अपने पेरेंट्स से तो पूछ नहीं सकते हैं, लेट्स ट्राई ऑन ईच अदर। ओके, लेकिन इरम हमें अपनी फैमिलीज के अंदर, अगर मैं भी इस वक्त आप बात कर रही हैं तो मैं सोच रही हूँ सारा जो हमने भी अपनी लाइफ गुजारी है, अपने इर्द गिर्द भी हम अपने बच्चों को देखते हैं। अभी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हद तक क्योंकि हमने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा है तो हम आगे वाली जनरेशन को बता रहे होते हैं कि बेटा ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। लेकिन अगर मैं अपनी पिछली जनरेशन को, अपने पेरेंट्स या उनसे पहले वाली जनरेशन को देखूँ, वो शर्म वाला वर्ड जो है ना वो बहुत ज़्यादा, या शर्म वाला जो एक एहसास है वो बहुत ज़्यादा महसूस किया जाता था कि भाई ये इसके बात नहीं करनी है। आपको लगता है कि बाय द टाइम तब्दीली आ भी रही है और मजीद वेल अवेयर हो रहे हैं जैसे जैसे जनरेशंस आगे बढ़ रही हैं? हाँ, हो रहे हैं, बच्चे तो हो रहे हैं। I can say this with complete यानी कि सेंस ऑफ एश्योरिटी, बच्चे जरूर हो रहे हैं। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये नहीं कि पेरेंट्स बहुत एक्टिव हो गए हैं, प्रोएक्टिव हो गए हैं, या टीचर्स बहुत, वजह उसकी सोशल मीडिया। सोशल मीडिया वजह उसकी सोशल मीडिया। हाँ, ये आपने जो इससे पहले बात की, इट्स वेरी क्रिटिकल। थोड़ा सा सवाल स्ट्रेट भी हो जाएगा, बट आई विल आस्क बिकॉज हमारे बच्चों के मुस्तकबिल से उसका ताल्लुक है, तो मैं ज़रूर ये पूछना चाहता हूँ क्योंकि हम असल में उस जनरेशन से हैं, हम उस जनरेशन से गुजरे हैं जिनको शायद इतना ज़्यादा कोई नहीं बताया गया, बल्कि बताया ही नहीं गया। हमने भी इधर उधर से सुन के जो भी हमें पता चला ज़िंदगी में, तब तो सोशल मीडिया भी नहीं था इरम। अच्छा, ख़ास तौर पर अगर एक बच्ची, लेट्स सपोज, जैसे आपने कहा कि 9-10 साल की बच्ची है, उससे पहले उसको सब उठा भी रहे हैं, चाचू मामू रिश्तेदार गोद में भी बिठा रहे हैं, साथ भी लगा रहे हैं, प्यार भी कर रहे हैं, उसकी मम्मा उसको कपड़े भी वैसे पहना रही हैं जिससे खास उन्होंने इस चीज़ का ख्याल नहीं रखना कि बच्ची कोई एक्सपोज हो रही है या ऐसा कुछ है, मतलब इट्स गोइंग नॉर्मल लाइक अ किड, एक बच्ची की तरह। बट देन देयर इज अ सर्टेन एज ब्रैकेट या एक सर्टेन टाइम शुरू हो जाता है जिसके बाद ये सारी एहतियातें बहुत ज़रूरी हैं। माँ को देखना चाहिए कि बच्ची को कौन उठा रहा है, उसको कौन टच कर रहा है, उसको कौन प्यार कर रहा है। और मैंने देखा है कि इसी एज के अंदर बहुत सारे बच्चे मोलेस्ट भी होते हैं, इसी एज के अंदर बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसे मसाइल होते हैं जो सारी जिंदगी उनको एक ज़हनी मरीज कर देते हैं। तो कौन सी ऐसी एहतियातें हैं जो मदर्स आपको देख रही हैं, आप खुद भी एक माँ हैं, मैं चाहता हूं आप ये तफवीज़ करें, तजवीज़ करें, वो कहाँ से शुरू करें, कैसे बच्चे की मेंटल हेल्थ के मुताबिक उसे गाइड करें ताकि वो बात उससे बहुत बड़ी भी ना हो कि वो कंफ्यूज हो जाए और पता भी लग जाए उसको। प्लीज इस पे जरा बात करें। At the age of 3 and 2, you start telling children about their body parts, और सही उनका नाम लेके, और उसको ये बताएं कि ये आपकी प्राइवेसी है, ये और हमारे दीन में भी शर्म और हया का कॉन्सेप्ट है, लेकिन शर्म हया जो है वो शेम नहीं है, इन दोनों चीजों को अलग कर लें। चूंकि मेरे बॉडी पार्ट्स हैं तो मैं आई हैव टू हाइड देम, नहीं, इस तरह से नहीं। डोंट कम लाइक विद अ फियर। हमेशा कहती हूँ, कोई भी मसला हो, अगर पेरेंट फियर माइंडसेट से या ट्रॉमा माइंडसेट से अपने बच्चे को कोई चीज सिखाएगा तो बच्चा पहले घबराएगा, क्योंकि उसकी समझ, पेरेंट की समझ और पेरेंट की एक्सपीरियंस के मुताबिक नहीं है। तो पहले सबसे पहले पेरेंट काम डाउन, just believe and make दुआ कि अगर खुदा न खास्ता आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ मोलेस्टेशन हुई है या रेप हुआ है या ongoing sexual abuse हुआ है, तो not necessarily आपके बच्चे के साथ होगा। प्लीज अपने आप को इस बात का यकीन दिलाएं, और अगर आप ट्रिगर्ड हैं तो प्लीज गो टू थेरेपी। ये नंबर 1 बात है। नंबर 2, ये at the age of 2 and at the age of 3 पेरेंट्स क्या करते हैं, लिप्स पे किस करते हैं बच्चों को, ठीक है। नाउ द थिंग इज द चाइल्ड डज नॉट नो कि लिप्स पे पेरेंट्स ही किस कर सकते हैं और कोई और किस नहीं कर सकता है। Then again in joint family system, if the puppu and the chachu and the mamu and the taya and everybody is kissing the kid on the lips, and then suddenly
सडनली वन डे यू से, और बच्चे को आदत है, बच्चे को प्यार है, बच्चे तो प्यार मांगते हैं, कुछ अनयूजुअल नहीं होगा उसके लिए। Yeah, they would like what is happening. So आप खुद वो बाउंड्री पहले क्रिएट करो, फिर बच्चे बहुत सच्चे होते हैं। मुझे खुद पता है, मुझे अपने बारे में भी पता है, और मुझे और भी बच्चों के बारे में ये बात पता है। And I still have that core memory. I was 4 and I know this for a fact that somebody touched me wrong. Okay. I didn't know what to say to this, but I know this was wrong. And I went up to my mother और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ऐसे मुझे टच किया गया है। So children are, अगर उनसे बात की जा रही है और नहीं भी की जा रही है, बच्चे को पता चल जाता है। अगर आपको ये लगता है कि बच्चे को नहीं पता चलता, ठीक, बच्चे को पता चलता है। बिल्कुल सही बात है। मैं चाहूंगी आपने बड़े अच्छे तरीके से बता दिया कि कैसे गुड टच बैड टच के बारे में भी, और पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, स्पेशली जब बच्चे छोटे हों। जब बच्चे टीनेज में आ गए हैं और वो चिड़चिड़ा बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं और उनके बिहेवियर से भी लग रहा है कि हर बात पे इरिटेटेड रहते हैं, उस टाइम पर पेरेंट्स को सबसे पहला स्टेप जो है वो क्या करना चाहिए, किस तरह से बिहेव करना चाहिए? ठीक है, बात यहीं से शुरू करते हैं कि बिफोर प्यूबर्टी हिट्स पेरेंट को पता होता है कि मैं आसार देख रही हूँ कि चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, और मैं देख रहा हूँ, तो उस वक्त से ही आप बॉडी चेंजेस के बारे में, ब्रेन चेंजेस के बारे में बात शेयर करें। There are so many books and I cannot stress enough कि किताबें या YouTube वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस कह लो, जो भी, ये जो मोड ऑफ एजुकेशन है कितना इम्पोर्टेंट है। मैंने अपने बच्चों के लिए एडोलेसेंस और प्यूबर्टी के बारे में स्पेसिफिकली बच्चे आपकी बॉडी में चेंजेस क्या हो रहे हैं आपको पता है। अगेन टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड हियर, ओ लड़की को पीरियड्स आ गए इसका मतलब है she'll get pregnant if she has sex, बस that's it। उसका पूरा साइकिल क्या है, क्यों है, उसको किन चीजों का ख्याल करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, उसकी ब्रेन हेल्थ क्या है, उसकी इमोशनल हेल्थ क्या है, ये सब कोई नहीं बताता भाई। क्यों? क्योंकि खुद पता नहीं है। आप लोगों ने ये बात की है कि खुद भी नहीं पता क्या चीजें खानी है, क्या चीजें नहीं खानी। कल्चरली जो चीजें हराम और हलाल हैं या नहीं कर सकते, बस वो बात करते हैं। नहीं, देयर इज अ होल ब्रेन साइंस। अब प्रॉब्लम ये है कि अब जैसे एक आप पेरेंट है, आप एक पढ़ी लिखी वालिदा है, यू बीन थ्रू सर्टेन एक्सपीरियंसेस एंड आपकी हो सकता है आपके वालिदैन ने भी आपको इस चीज़ के लिए ट्रेन किया हो पहले, तो इस वजह से आपके बच्चे तो उस लिहाज से मुझे लगता है काफ़ी हद तक सेफ हो जाएंगे। लेकिन हम इस वक्त उन वालिदाओं को या पेरेंट्स को एड्रेस कर रहे हैं जो कि एज यू सेड खुद बेचारे उस तरह से ट्रेन नहीं है, देन दे डोंट फाइंड द राइट वर्ड्स और राइट सिचुएशन कि जिसमें वो अपने बच्चों, बिलखुसूस अपनी बच्ची को बताएं कि अब तुम्हारे अंदर फिजिकली ये चेंजेस आ रही हैं, अब तुम्हें सोशली ऐसे बिहेव करना है। उनको कोई टिप्स तो दें, तो कहाँ से शुरू करें, कैसे इसका आगाज़ करें कि वो बच्चे के साथ इस काउंसलिंग सेशन के अंदर आएँ, बिलखुसूस बच्ची के साथ, और उसको बताएं? इमरान, that is the whole point। और बात यहीं से बेटे मैंने शुरू की थी कि यार अगर आपको कोई ट्रॉमा है या आपको किसी चीज़ का फियर है, तो आपका फियर आपको पॉजिटिव पेरेंटिंग करने से ना रोके। अगर आप पे हो गुजरी है, और ऐसा नहीं होता कि औरत एक बबल में, एक अकेली माँ जो है वो एक बबल में रह रही है, वो किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी की बीवी, किसी की जेठानी, दरानी, बहुत सारी चीजें हैं, स्कूल की, उसकी कॉलेज की फेलोज हैं, या उसके इर्द गिर्द काम करने वाली ये लो यार, मतलब देयर आर सो मेनी वुमेन कन्वर्सेशंस दैट आर हैपनिंग, सो मच दे आर लिसनिंग टू। ऐसा नहीं है कि हम बबल में हैं। ये जो हाथ में हर वक्त हमारे फोन है, इस पे स्क्रॉल करके अगर 4 चीजें हम पता करने की कोशिश करें, पहले तो चलो सिर्फ गूगल था ना, अब तो पूरा AI है और हर जगह बिल्कुल। और इरम हम बच्चियों की तो बात कर रहे हैं, और मैं कहती हूँ कि बच्चियाँ कुछ हद तक अपनी बहनों से बात कर लेती हैं या वालदाएं भी कुछ हद तक उनको बता देती हैं, लेकिन जब हम लड़कों की बात करते हैं, वो टीन एज को पहुँचते हैं, उनके अंदर जो चेंजेस आ रही होती हैं, मुझे लगता है कि कुछ हद तक वो अपने वालिद के साथ भी, अपने भाइयों के साथ भी, वो एक शर्म, एक लिहाज इस तरह से होता है कि वो नहीं डिस्कस कर पाते। इमरान ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे, तो उनके लिए फिर क्या टिप्स देंगे आप? सवाल ही पैदा नहीं होता, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं आजकल, तो बेहतर है कुछ। जी इरम, आजकल आप दोनों बिल्कुल ठीक बात करें। आपको पता है देयर इज अ प्रॉपर स्टडी, बाकायदा स्टडी है कि जितने लोनली हमारे लड़के हो जाते हैं ना, अच्छा लड़कियां तो फिर आके प्यार कर लेती हैं, जफ्फी लगा लेती हैं, बाप हो, माँ हो, भाई हो, बहन हो, मतलब औरत को, बच्ची को फिजिकल टच अपनों के साथ कभी भी
ऑड नहीं लगता, लेकिन लड़के वो गोद में खेलते खेलते बड़े हो रहे होते हैं, 9-10 साल की उम्र में थोड़ा सा यूं स्टाइल मारना शुरू करते हैं, उनको पता चलता है हमारा एडम्स एप्पल आ रहा है आवाज जरा भारी हो रही है, जरा प्राउड फील करना शुरू करते हैं, फिर अचानक से उनके कद बढ़ने शुरू होते हैं, तो फिर वो थोड़ा सा यूं लाइक झुकने अंदर इनवर्ड की तरफ जाते हैं, माएँ भी झिझकना शुरू कर देती है। आपको पता है द नंबर 1 सेफ एनवायरनमेंट अ पेरेंट कैन गिव टू अ चाइल्ड, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये स्टडीज हैं, जाके देख लें, इज फिजिकल टच ऑफ अ पेरेंट, खुदा का कोई और फिजिकल टच नहीं, सिर्फ पेरेंट का, कि पेरेंट ही लगाए, प्यार करे। माएँ जो अपने ही बेटों से शर्माने लग जाती हैं और बाप जो अपने ही बेटों से शर्माने लग जाते हैं, दे आर, मैं कहती हूँ, मोस्ट डिवॉइड ऑफ दैट। लड़कों को बड़ा भी तो कर दिया जाता है, ये भी कह दिया जाता है कि इमोशनली अगर कुछ भी वो फील कर रहे हैं, एक्सप्रेस करेंगे, भाई मर्द रोते नहीं है, लड़के रोते नहीं है, ये वाली चीजें भी तो बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, और ये चीज मुझे लगता है मजीद लोनली कर देती है। बहुत इंपॉर्टेंट नुकता है, एक से पहले बड़ा कर देना चाहेंगे इसके ऊपर, आप रिप्रेजेंटेशन है, आपने अच्छा नुकता उठाया। इरम, इस पे प्लीज बात करें, बहुत आम यही बात कर रही हूँ कि दे आर डिवॉइड, उनसे छीन लिया जाता है उनका राइट टू बी अ चाइल्ड। ठीक है, अब ये कोई पहली दफा नहीं कोई सुन रहा, कोई बाप अगर सुन रहा तो ये पहली दफा नहीं सुन रहा, वो इस चीज से गुजरा है। कोई लड़का अगर ये पहली दफा सुन रहा है, कोई टीन अगर पहली दफा सुन रहा है, तो वो इस चीज से गुजरा है। कोई यंग फादर वो इस चीज से गुजरा है, तो आप क्या कर सकते हो? आप मेक श्योर कर सकते हो कि आप अपने बेटों को स्पेशली अपने करीब रखो, अब उनसे प्यार करो, चाहे माएँ हैं चाहे बाप हैं। अगर तो इस बात पर आना चाहते हो ना कि मर्द को दर्द नहीं होता और मर्द रोता नहीं है, तो वो एक बहुत नहीं जी, मर्द को दर्द भी होता है, मर्द रोता भी है, मर्द को ठंड भी लगती है। अच्छा इरम, एक इसी के अंदर मैं इंटीग्रेट करना चाहूंगा कि बहुत सारे हमारे जो लड़के बेटे होते हैं ना, बच्चे, उनको एज से पहले बड़ा इस कॉन्टेक्स्ट में कर दिया जाता है कि अब बहन अगर बड़ी भी है तो उसे साथ भेजा जाएगा, चाहे बच्चा 10 साल का भी है, कि जाओ बहन के साथ। एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, फिर घर में दरवाजा खोलना है तो लड़का जाके खोलेगा, टैक्सी का किराया देना है तो माँ बेटे को पैसे देगी कि ये ड्राइवर को दो, खाने के मामले को ना भूलिएगा, अच्छा निकाल के जो है वो पहले बेटे को दे, ये वाली चीजें भी होती हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में कि एज से पहले बच्चे को ऐसा एक अथॉरिटेटिव बना दिया जाता है कि वो अपनी बड़ी बहन से अपनी बड़ी बहन जैसा प्यार नहीं कर पाता, वो डिस्टेंस रखना शुरू कर देता है, उसके गुस्से को खामखा कहना शुरू कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर नाम अली है कि अली तो बहुत गुस्सीला है, चाहे बड़ी बहन भी है, तो ये इसका भी शख्सियत पे आई बिलीव बड़ा नेगेटिव असर होता है लड़कों की, और वो चीज नहीं ले पाते जो उनको चाहिए होती है। इस पे क्या टेक है आपका? इस पे मैं क्या कह सकती हूँ? इसमें मैं ये कह सकती हूँ कि हमें इसको खत्म करना चाहिए। दूसरी चीज ये कि व्हाई डू वी रिपीट द साइकिल ऑफ स्टुपिडिटी? जो बड़ी बहन है और जो भाई है, अगर उनका ये रिलेशनशिप रहा है, तो अब अगर वो माँ और बाप हैं और अपने अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, तो उनको पता है कि प्रॉब्लम कहाँ था। एक बड़ा अच्छा आर्टिकल था, पढ़िएगा सारे अगर सर्च कर सके, अबाउट साइलेंट पेट्रियार्की। ठीक है, उसमें ये है कि लड़कों को ये नहीं लगता कि ये जो उनका राइट है, ये एक साइलेंट मुआहदा उनसे बचपन से ही ले लिया जाता है कि ये तुमने बड़े होके करना ही है। एब्सोल्युटली राइट। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, एक कॉलर है हमारे साथ, हम चाहते हैं उनकी राय। हन्नान है हमारे साथ, अब्दुल हन्नान हासिलपुर से। हन्नान भाई, क्या सवाल है आपका? क्या ऐड करना चाह रहे हैं आप? इमरान हसन आपको, आयशा यूसुफ आपको, और आपके जो गेस्ट हैं इरम बिनते सफिया आपको, और सभी देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्लीज कहिए। आज बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर एक चीज मैं ऐड करता चलूं कि जहां पर बच्चे को समझना या बच्चे को जानना ये बहुत जरूरी है, नो डाउट, लेकिन जिस माशरे में इमरान और आयशा हम रह रहे हैं, हम उस माशरे में रह रहे हैं क्योंकि जैसे कुछ एक्टिविटीज हम अपने बच्चों को नहीं करवाना चाह रहे होते हैं जो हमारे बच्चों के और हमारे घर के माहौल के अकॉर्डिंग नहीं होती, लेकिन जब हम लोग घर से जैसे ही आउट होते हैं, किसी रिलेटिव की तरफ जाते हैं या किसी नेबर में जाते हैं या कहीं मार्केट में जाते हैं, तो जो आगे से जानने वाला हमें मिलता है, तो उसका बच्चा जो एक्टिविटीज कर रहा होता है, एक तो वो उसको नहीं रोक रहा होता, और हमारा बच्चा उसको तो समझ नहीं होती, वो उसको फॉलो कर रहा होता है। तो हम लोग कहीं जाने से इज्तनाब करते हैं, तो वहां से फिर हमें वो बैकएंड से जो कॉल्स आती हैं, आप नहीं आ रहे, फ्ला हो रहा है, और इस तरह के माशरे में रहना और बच्चों की परवरिश करना कितना मुश्किल है, इसकी तरफ जरा बात जरूर कीजिए। आप जो चीजें राइट कर रहे होते हैं, लोग उस पे आपको जीने नहीं देते। ओके, बिल्कुल ठीक है। फिर वो एक एग्जांपल ही हो जाती है, अगर आप अपने बच्चों से आप जनाब करके बात कर रहे हैं, किसी रिश्तेदार के घर गए हैं, वहां पर तू तड़ाक करके बात हो रही है, तो बच्चे आके तू तड़ाक भी करते हैं, बच्चे करेंगे। और अगर आप उनके सामने ज्यादा फॉर्मल होंगे तो आपको ताने भी देंगे कि आप हमारे सामने बच्चे के साथ फॉर्मल हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे है। कहां जाएं, क्या करें, मुंसफी चाहें? बच्चा आपका है, आपने पैदा किया यार, जो मर्जी अपने बच्चे को सिखाएं और करें और बोलें यार मेरा बच्चा, क्या प्रॉब्लम है, इट्स ओके। हाँ, लेकिन ख्याल रखना पड़ता है ना, ढीठ ही होना पड़ेगा, इसका कोई और हल नहीं है।
ठीक है। अच्छा, वन क्विक आंसर। वैसे तो हमने तकरीबन सारे पॉइंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह एड्रेस किया और ये बहुत ही अच्छा है। कोई भी टिप्स आपके माइंड में आ रही हो, खास तौर पे यंग मदर्स के हवाले से, मैं वंस अगेन एम्फेसिस करूंगा, उनका बहुत बड़ा रोल है, पहली दरसगाह है माँ की जो गोद है बच्चे के लिए। प्लीज उनको कुछ ऐसा कहिए जिससे उनको फायदा हो जाए और कुछ भी हेल्प हो जाए उनको इन दी एंड। अच्छा, मेरे पास कितने सेकंड है, मुझे पहले ये बता दो। आपके पास 1 मिनट है, 2 ले लें, से समथिंग, नो वरीज। ठीक है। नंबर 1, अगर आपके साथ या यंग मॉम्स के लिए और ओल्डर मॉम्स के लिए भी है, इट डजंट मैटर आपके बच्चा अभी पैदा हुआ है या आपका बच्चा ऑलरेडी 20 साल का है, ठीक है। अगर आपके साथ बचपन में कोई ऐसे पॉइंट पे किसी किस्म की ज्यादती हुई है, किसी किस्म की बुलिंग हुई है, किसी किस्म की मोलेस्टेशन हुई है और आप आज भी उस फियर में हो और आपको लगता है कि नहीं है, लेकिन वो बार बार इरप्ट होता है, बार बार इरप्ट होता है, तो अल्लाह का वास्ता है थेरेपी पे चले जाओ। इट इज कम्प्लीटली ओके, इट शुड बी डन। उसकी मैं वजह बताती हूँ। आई हैव हैड कोचिंग क्लाइंट्स, यंग गर्ल्स, जिनकी माओ ने उनको मोलेस्टेशन से प्रोटेक्ट करने के चक्कर में उनकी शादियां या मंगनियां मोलेस्टर से करवा दी। Oh my goodness. Girls have had psychological damage at the young age of 20, 21, 22 as well. तो खुदारा फियर बेस्ड पेरेंटिंग माइंडसेट से मत जाओ। अगर फियर में हो, अगर तकलीफ में हो तो टेक हेल्प। ये नंबर 1 है और इम्पोर्टेंट है। नंबर 2, अपने बच्चों को बहुत छोटी एज से, 2 और 3 की एज से ही ऐसे कपड़े, ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें, बॉडी लिमिटेशंस नहीं, बॉडी बाउंड्रीज, गुड टच, बैड टच सिखाना शुरू करो। बच्चे को समझ आती है। ट्रस्ट मी, ये अल्लाह का इंस्टिंक्ट है, ये अल्लाह ने फितरतन डाला होता है बच्चे को समझ आता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। फ्रूटफुल रही आपके साथ डिस्कशन, बहुत मजा आया और बहुत ही मुझे लगता है कि लोगों ने सीखा होगा, क्योंकि हमने भी बड़ा सीखा है। एंड इट्स मैटर ऑफ अ ह्यूमन लाइफ। आप ये एंड वाले पॉइंट ने मुझे हिला के रख दिया है कि वो बच्ची जिसको आपने सिर्फ इसलिए 16 साल की उम्र में उसकी शादी कर ली कि आपके ऊपर कोई हर्फ ना आ जाए, वो कैसी हरकत ना कर दे कि जी आपकी इज्जत मोलेस्टर के साथ कर दी। एंड इमेजिन वो कैसे जिंदगी गुजारेगी और इमेजिन उसकी लाइफ कैसे होगी। ये इतना अहम नुक्ता है, प्लीज इस पे सोचिए। आप कहीं और मत जाइए, आप कुरान से रहनुमाई ले लीजिए, कुरान ही से रहनुमाई ले लीजिए। वो आपको बता देगा कि आपने बच्चों की ख्वाहिशात का कैसे ख्याल रखना है, बच्चों की तरबियत कैसे करनी है। प्लीज़ इसको ज़रूर कंसिडर करें, ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाते हैं और थोड़े से ज़रा हमारे माशरे के अंदर सिर्फ बुराई ही नहीं है, बुरी चीज़ें नहीं, बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं जिनको हम अक्सर डिस्कस करते भी रहते हैं। और उसी तरह का एक मुनफरिद और इंसानियत से भरपूर इकदाम जो है उसका हमने जिक्र करना है इस सेगमेंट के अंदर, जो पुलिस से मुताल्लिक है। एक मुख्तलिफ आपको पहलू नज़र आएगा, एक मुस्बत पहलू जो है वो नज़र आएगा कि हमारे मुल्क के अंदर, हमारे माशरे के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो दूसरों की मदद करने पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। बहुत ज़्यादा हैं हमारे पाकिस्तान में, बहुत अच्छे लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, कोई शक नहीं है। अगरचे कि इमेज ज़्यादा बुरा इसलिए बन जाता है क्योंकि बुराई डोमिनेट कर जाती है। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के तहत सूबे में एक वर्चुअल ब्लड बैंक कायम किया गया है, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ये किसी भी इमरजेंसी में शहरियों को फौरी तौर पर जो ब्लड की फराहमी है उसमें मदद दे रहा है। फॉर नाउ इट इज़ ऑपरेशनल। जो पुलिस हेल्पलाइन है शहरी 15 पर, वो कॉल करते हैं, वो कॉल करके 15 पर खून फराहम करने की दरख्वास्त कर सकते हैं। ये कितना अच्छा इकदाम है कि अगर खून चाहिए, अक्सर लोग हमें कॉल कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दें। आप 15 पे कॉल करेंगे, वहाँ से आपको जिस ब्लड ग्रुप का खून चाहिए वो आपको मिल जाएगा और जो फौरी कॉल अटेंडेंट है वो भी इस पर फौरी एक्शन करें। अच्छा, उसके अंदर जितने भी लोग रजिस्टर्ड हैं या ब्लड डोनर्स रजिस्टर्ड हैं वो सारे ऑलमोस्ट पुलिस एहलकार ही हैं, फोर्स के हैं, जो कहते हैं कि किसी भी वक्त अगर आ जाती है कॉल, किसी को ज़रूरत पड़ती है खून की, तो फौरी तौर पर वहाँ पर पहुँच भी सकते हैं। तो 15 के ऊपर ही हमने कॉल करनी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वर्चुअल ब्लड बैंक की कोऑर्डिनेटर और मीडिया इंचार्ज युसरा सुहेल साहिबा। उनसे उमैर हमजा हमारे साथ। अच्छा, उमैर हमारे साथ वर्चुअल ब्लड बैंक के इंचार्ज हैं, उमैर हमजा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। उमैर, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बहुत ही ज़बरदस्त काम हो रहा है, बहुत ही नेक काम हम इसको कहेंगे जो इस वक्त किया जा रहा है। थोड़ा सा ज़रा बताइएगा इस वर्चुअल ब्लड बैंक के बारे में। जी, थैंक यू सो मच, आपने हमें इनवाइट की ताकि जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम उनको शो कॉज कर सकें। जी जी बिल्कुल, आप हमारे साथ मौजूद हैं, लाइव हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया। प्लीज एक्सप्लेन कीजिए सर्विस क्या है, कैसे काम करती है। अच्छा, बेसिकली ये इस तरह से शुरू किया गया था कि हमारे एमडी साहब हैं, उनका ये विजन था
कि हम एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म दें जिस पे हम सिंगल एक सर्विस पे हम ब्लड की जो ज़रूरत है उनको पूरा कर सके, क्योंकि हमने देखा कि पंजाब में रोज़ की बुनियाद पर हज़ारों लोगों को या उनके प्यारों को खून की ज़रूरत होती है। तो उसको टैकल करने के लिए हमने एक ऐसा अथेंटिक प्लेटफॉर्म फ्राहम किया जिसमें हम ऐसे डोनर्स को हमने इकट्ठा किया जो कि रेगुलरली ब्लड डोनेट करते हैं। वो अपनी अपनी डोमेन में किसी भी छोटे स्केल पर वो ब्लड डोनेट कर रहे हैं या किसी की ज़िंदगी बचा रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया, ठीक है, जिसकी ऑथेंटिकेशन भी हो और जिस पे लोग भी, जिससे अवेयरनेस जिनको लोगों में पहले से ही मौजूद हो। तो हमने अपनी जो सर्विस है वो 15 से शुरू की कि 15 के जब भी आप इमरजेंसी में होते हैं तो आप 15 ही आपको एक नंबर याद होता है कि हमने हेल्प के लिए 15 पे कॉल करनी है। तो हमने अपना जो प्लेटफॉर्म है हमने 15 के साथ अटैच किया। हमने इसको शुरू किया क्योंकि ये 15 जो पुलिस की सर्विसेज हैं, तो हमने इसको पुलिस से ही शुरू किया कि जितनी भी हमारी पुलिस की नफरी मौजूद है, पुलिस के जवान मौजूद हैं, जितने भी ऑफिसर्स मौजूद हैं, हमने उनका डेटाबेस कलेक्ट किया उनके डिस्ट्रिक्ट से, उनके ऑफिसर से, और हमने उनको 15 के सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने के बाद ये हुआ कि जैसे 15 पे कॉल रिसीव होती है कि कहीं कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, कहीं कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, तो पुलिस डिस्पैच होती है। तो हमने इसको इस तरह से बनाया कि जब हमें 15 पे कॉल रिसीव हो कि हमें ब्लड की ज़रूरत है, तो हम वैसे ही पुलिस को डिस्पैच करें जैसे हम दूसरी इमरजेंसी की कॉल पर मिनिमम टाइम में हम डिस्पैच कर देते हैं पुलिस को, ताकि वो अच्छा, इस पे एक पूरा आप बता ही रहे हैं, लेकिन मैं लिंक कर दूं, पूरा एक बैकएंड सिस्टम चाहिए जहां पे आपके पास फिर ब्लड पड़ा हो। तो आप बेसिकली सिर्फ एज अ ब्रिज अपने आप को इस प्लेटफॉर्म को दे रहे हैं कि 15 पे कॉल आई और 15 आगे दीगर जो ब्लड डोनेशन एजेंसीज हैं उनको फ्लोट कर देगा, इन्फॉर्मेशन सिर्फ इन्फॉर्म करेगा, या नहीं बैकएंड पे एक ब्लड बैंक भी है आपका जहां से आप इटसेल्फ ब्लड दे भी सकते हैं? क्या मैकेनिज्म है? बिल्कुल आपने सही समझा कि हम सिर्फ एक ब्रिज के तौर पे काम कर रहे हैं। हम ब्रिज के तौर पे इस तरह से काम कर रहे हैं कि हमारे पास जो डेटाबेस मौजूद है, ठीक है, हम विद इन सेकेंड्स हम उसको, हमारे पास एल्गोरिदम इतने स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं कि आप जब हमें अपनी लोकेशन बताते हैं और अपना ब्लड ग्रुप बताते हैं, तो हमारा एल्गोरिदम हमारे पास विद इन सेकेंड्स वो डोनर्स ले आता है जो आपके करीब तरीन है और आपका और उनका ब्लड ग्रुप मैच होता है। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ आपको उनके साथ कॉन्फ्रेंस कॉल के साथ लिंक कर देते हैं कि हमारे पास ये डोनर मौजूद है, आप प्लीज इनसे कांटेक्ट में आ जाएं और ये आपको जाकर जहां आपको चाहिए ब्लड ये आकर अभी आपको डोनेट कर देंगे। फायदा उठा सकते हैं इस सर्विस से राइट नाउ, कहां पर अवेलेबल है ये? हाँ जी, अच्छा जी, बेसिकली ये है कि जो जहाँ हमारी पंजाब पुलिस की जितनी भी हमारी सर्विसेज हैं पंजाब में, ऑल ओवर पंजाब, अटक से लेकर रहीमियार खान तक, राजनपुर तक, जहाँ तक हमारी पंजाब पुलिस सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है 15 पे, हम वहाँ से कॉल रिसीव करते हैं और वहीं पर हर कोने में जहाँ कहीं भी कोई मरीज़ जिसको ज़रूरत है तो हम वहाँ पर अपना जो डोनर है उसको वहाँ भिजवाते हैं सर। ठीक है। और अब तक क्या रेशो क्या है लोगों के कांटेक्ट करने की, क्या लोग रिलाई कर रहे हैं इस पे? सक्सेस रेशो क्या है? एफर्ट तो बहुत ही अच्छी है, इनिशिएटिव भी बहुत ही कमाल है। हाँ जी, बेसिकली इसको जब शुरू किया था तो लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो हमें बहुत कम कॉल रिसीव होती थी, तकरीबन 40 से 50 के अराउंड। लेकिन जैसे जैसे हमने इसकी कंपेन शुरू की, हम यूनिवर्सिटीज़ गए, कॉलेजेस गए, हम मार्केट्स में गए, हमने रोड पे इसकी कंपेन शुरू की, उसके बाद से अब ये हो गया है कि हमें हज़ारों में रिक्वेस्ट रिसीव हो रही हैं। अगर मैं मंथली आपको स्टैट बता दूं तो पिछले सिर्फ माह में हमें सिर्फ 6000 रिक्वेस्ट रिसीव हुई हैं, जिसमें हमें सक्सेस रेट जो हमारा है 40 से 50% ऐसा है जिनमें हमने जिंदगियां बचाई हैं टाइमली ब्लड डोनेट करके। क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन होती है कि एक्सीडेंटल केस हमारे पास आते हैं, हमारे पास कैंसर की ट्रीटमेंट्स के आते हैं, हमारे पास थैलीसीमिया के केसेस आते हैं, ज़्यादातर जो हमने देखे हैं कि हार्ट सर्जरी के केसेस आते हैं जिसमें हमारे पास बहुत ही मिनिमम टाइम होता है। बहुत ही नेक काम है, वो कहते हैं ना कि एक जान बचाना, एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान सरकार में तो सरकार के अंदर जो लोग काम करते हैं ना, बिकॉज मेरा वास्ता रहा है 10-12 साल मैंने सरकारी टीवी में काम किया, तो अपना काम भी लोग पूरा नहीं करते यूजुअली सरकार के अंदर। लेकिन और ये सारी बातें हर इदारे के ऊपर ये टैग मौजूद है, लेकिन आपकी ये जो एफर्ट है ना पंजाब पुलिस की, ये एक फ्लैग बेरर है और ये बता रही है कि न सिर्फ आप अपना काम करना चाहते हैं बल्कि आप लोगों की मदद करना चाहते हैं। ये जिन भी आपके ऑफिसर के इनिशिएटिव है ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कमाल है। और वन थिंग, लोग मिसयूज भी, मैं क्विकली, लोग मिसयूज तो नहीं करते? वैसे ही कॉल कर दिया और ये बात कर ली 15 की सर्विस के ऊपर ब्लड के हवाले से।
जी 15 पे तो आती हैं कॉल्स इस तरह से, क्योंकि हमारी भी ऐसी ही पब्लिक है, लेकिन हमारी जो ये वाली हेल्पलाइन है, जब आप 15 पे कॉल करने के बाद आप 4 प्रेस करते हैं तो और जब आप हमारे साथ कनेक्ट होते हैं तो हमने ये देखा है कि इस पे लोग काफ़ी सीरियस ले रहे हैं इस बात को। इस पे लोग हमें कोई प्रैंक कॉल नहीं कर रहे, ना हमें कोई फेक कॉल कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को, क्योंकि ये प्योरली इंसानियत की हमदर्दी का प्रोजेक्ट है, लोग इसको बहुत सीरियस ले रहे हैं और हमें मिनिमम जिस तरह के 15 की जो दीगर पंजाब पुलिस और हैट्स ऑफ टू द पीपल जो इस समझते हैं कि ये कितना सेंसिटिव मैटर है और यहाँ पर आकर कोई प्रैंक कॉल या कोई प्रैंक इस तरह से नहीं करना है। बहुत शुक्रिया। उमैर हमजा हमारे साथ मौजूद है। वर्चुअल ब्लड बैंक का आगाज़ किया कि लोगों की जानें बचा रहा है। आपको पता है कि खून देने को वैसे ही सदका समझा जाता है और हम नेटवर्क का ये खासा है, हमेशा वो काविश भी करता है साल में 2 मरतबा एक कैंप लगाते हैं। मीडिया ग्रुप सिर्फ वाहिद मीडिया ग्रुप है पाकिस्तान का कि वो साल में 2 दफ़ा एक ब्लड बैंक एक कैंपेन करते हैं जिसमें तमाम एम्प्लॉइज इटसेल्फ फ्रॉम टॉप टू बॉटम जितने भी लोग हैं इंक्लूडिंग आर CEO वो आते हैं और इसमें अपना ब्लड डोनेट करते हैं। इट्स अच्छी रिवायत जिसे हम कह सकते हैं। पंजाब पुलिस की तरफ से भी हाँ अच्छी रिवायत है और बाकी पुलिस को भी, बाकी फोर्सेस को भी फॉलो करना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें मिल के हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, अच्छा हम बना सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो एक और माशरती जज्बाती मसले की बात करेंगे जो कि अज़दवाज के दरमियान होता है कि कौन कितना कमा रहा है और उससे किसको क्या फ़र्क पड़ रहा है। एक ब्रेक के बाद हमने इस पर बात करनी है। साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बहुत ही क्रिटिकल मौजू डिस्कस किया, उसके बाद एक प्रोडक्टिव मौजू डिस्कस किया एंड वन मोर एक और साइकोलॉजिकल, जैसे कि आयशा ने जाने से पहले अज़दवाज का तस्करा किया था, तो अज़दवाज से रिलेटेड एक टॉपिक है। ऐसा मौजू है, ओबियसली इस पर भी कम बात होती है। भाई ये कमाने का जो फैक्टर है आजकल, एक बात तो तय हो गई हमारे बहुत सारे मौजूआत में कि बहुत मैटर करता है। आपके फाइनेंसेस एक अच्छे रिलेशनशिप को चलाने के लिए शादीशुदा होने के बाद बहुत उनकी वैल्यू है कि आपके घर में फाइनेंसेस कैसे चल रहे हैं। अब उसमें एक नुक्ता जो अहम आ जाता है वो ये है कि अगर बीवी शौहर से ज़्यादा पैसे कमाने लगे या बेहतर अर्न कर रही हो तो क्या ये आपके रिलेशनशिप को मज़ीद स्ट्रेंथन करता है, मजबूत करता है, या हमारे ईस्टर्न सोसाइटी के अंदर शौहर इनसिक्योर होते हैं और वो रिश्ते के लिए नुकसान का या कमजोरी का बाइस बनता है। इस पे हमने वैसे तो हर कोई ज्यादा कमाना चाहता है, लेकिन जब ये अज़दवाज का मामला आ जाता है ना कि शौहर ज्यादा कमा रहा है या बीवी ज्यादा कमा रही है, स्पेशली अगर बीवी ज्यादा कमा रही है, तो हमने ऐसे केसेस देखे भी हैं इमरान, और मैंने कुछ घर हमारे मीडिया में तो ऐसे बहुत केसेस हैं। मैंने ऐसे घर टूटते हुए भी देखे हैं कि जब बीवी ज्यादा कमा रही हो, शौहर या तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं या फिर सेल्फ इस्टीम के मसले शुरू हो जाते हैं या फिर खवातीन जो हैं उनके बिहेवियर्स के अंदर चेंज आना शुरू हो जाता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। माय ओपिनियन मसला उस वक्त होना चाहिए जब वो ज्यादा कमा रही हैं और आपके लिए तोहफे वोफे नहीं ले रही, तो फिर होना चाहिए। हमने सोचा कि इन सारे पहलुओं को डिस्कस करते हैं कि क्या वाकई में ये इतना बड़ा मसला है जितना बड़ा इसको बना दिया जाता है या फिर इसको इजीली मैनेज किया जा सकता है। इसके लिए हमारे साथ आज 2 मेहमान मौजूद हैं। जी, हमारे साथ डॉक्टर आबिया असगर हैं जो कि साइकोलॉजिकली ओब्वियसली इसका क्या इम्पैक्ट है और फिर रिलेशनशिप्स, इनके पास ऐसे केसेस आते भी अभी बता रही थी, तो इन पर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाएं। और हमारे साथ उमैर जारियावाला मौजूद हैं, आप इनको भी जानते हैं, लाइफ कोच हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और ज़िंदगी के हक़ाइक़ को बहुत अच्छे से समझते भी हैं। तो उमैर की हम हेल्प लेते होते हैं ज़रा उस पहलू से भी इन मामलों को डिस्कस करने के लिए। उमैर, थैंक यू फॉर योर टाइम एज वेल एंड थैंक यू डॉक्टर आबिया वंस अगेन। आप इसे स्टार्ट कर लेते, फिर हम उमैर की भी राय इस पे लेंगे। नफ्सियाती नुक्ता निगाह से एक रिलेशनशिप के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है? एक तो व्हेन बोथ आर वर्किंग एंड व्हाट इफ वाइफ पैसे ज़्यादा ले रही है। आई विश हम ये ना डिस्कस कर रहे होते अगर हम वेस्ट में होते, लेकिन हम पाकिस्तान में हैं तो ये मौजूद एग्जिस्ट करता है। क्या टेक है आपका? थैंक यू सो मच आपका इन्वाइट करने का, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और रेलिवेंट टॉपिक है आजकल के हवाले से। मेरे ख्याल में तो मैं इस चीज़ को ऐसे देखती हूँ कि हस्बैंड और वाइफ एक गाड़ी के 2 पहिए हैं और आप दोनों की सपोर्ट एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, चाहे वो ज़िंदगी का कोई भी हिस्सा हो, कहीं पे भी आप हों। ये जब शादी का आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो उसमें आप ये बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो शेयर्ड होती हैं। ऑल्दो कि मेल को एज अ फैमिली लीडर कंसिडर किया जाता है और उसके कुछ ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स होते हैं और उसमें कुछ हमारे कल्चरल एस्पेक्ट्स भी हैं, लेकिन जब भी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन लाइफ में आती है तो उसमें लाइफ में वाइफ भी जो है वो उसी की पार्टनर होती है और वो उसको उसी तरीके से सपोर्ट कर सकती है जिस तरह से हस्बैंड उसको थ्रू आउट द लाइफ सपोर्ट करता है। तो इसको इस तरीके से नहीं देखना चाहिए, एज अ थ्रेट कंसिडर नहीं करना चाहिए। कितने केसेस के अंदर आपकी ऑब्जर्वेशन है कि ये इनसिक्योरिटी आ जाती है?
शोहरों के अंदर? जी जी, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में तो 50 to 60% केसेस में आ जाती है जी। इसके ऊपर स्टडीज़ भी हुई हैं और उसमें ऑलमोस्ट 60% की रेशो बताई जाती है। लेकिन वो उन्हीं मर्दों में आती है जिनके बिलीव्स जो हैं वो इसी तरह के होते हैं। वाइल ग्रोइंग अप उनकी फैमिली उनको इसी तरीके से एजुकेट करती है। ब्रॉटअप कैसा हुआ है, एज अ पर्सन आप कैसे हैं, ये वाली चीज़ें मुझे लगता है ज़्यादा मैटर करती हैं। अच्छा उमैर, मैं आपकी तरफ आती हूँ, ये मामला लेकर मसला क्या है आखिर आपकी नज़र में? क्यों शौहर जो है वो इनसिक्योर फील करना शुरू कर देते हैं? अगर 50 to 60% की राबिया बात कर रही हैं, वो 50 to 60% भी क्यों इनसिक्योर फील करना शुरू कर देते हैं अगर उनकी बीवियां ज़्यादा कमा रही हैं तो? बचपन से सुना है मर्द का है कि अगर कमाते नहीं हो, अब औरतें कमाएंगी, मर्द बैठ जाएंगे। जिन घरों की औरतें निकल जाती हैं, आप जानती हैं बहुत सारे ख्यालात हमारे इधर रहे माशरे में, हमारे मर्द वही सुन के बैठते हैं। उन्होंने अपनी माओं को, बहनों को वैसे काम करते हुए नहीं देखा। और मैं गुजारिश करता हूँ ख़वातीन को कि मर्दों को भी थोड़ा सा ब्रेक दें कि जो देखा नहीं उसका टेम्पलेट नहीं है, उसको डील करना नहीं आता। लेकिन बहुत मर्दों ने मूव किया है। बहुत ऐसी मिसालें हैं जहाँ वो अपनी बीवियों के नामों से पहचाने जाते हैं, जहाँ एक माँ ज्यादा कमाती हैं और वो उन्हें सपोर्ट करते हैं, घर के कामों में हाथ बटाते हैं। ऐसी बिजनेस की ख़वातीन है पाकिस्तान में, डॉक्टर्स हमेशा से रही हैं। तो बिल्कुल दुरुस्त बात है, चैलेंज है। मैंने आपको बताया कि ये लाइनें बचपन से सुनी, मिसाल नहीं देखी। और तीसरी आपने बड़ी अच्छी अहम बात की अपने मेहमान के साथ कि पावर इम्बैलेंस हो जाता है, रवैये तब्दील हो जाते हैं। देखें, जब औरत के पास पावर कम होता है, जब वो पैसे नहीं कमा रही होती ट्रेडिशनल रिलेशनशिप में, लेकिन जब वो पैसे कमा सकती है तो वो ये जरूर सोचती है कि चीजें कैसी होनी चाहिए, और मर्द को और ज्यादा चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और वो सिर्फ सेल्फ एस्टीम का प्रॉब्लम नहीं है, वो एक रिलेशनशिप के अंदर जो ट्रेडिशनल रोल है कि मर्द ड्राइव करता है, वो फिर ऐसा नहीं रहता। तो जो आपने मिसाल दी वो बड़ी अच्छी, गाड़ी के दो पहिए, एक टीम समझ लें। देखिए, एक ज्यादा कमा रहा है तो ये दूसरे के लिए फ्री टिकट होता है, दूसरे के लिए बड़ी आसानी होती है आज के हालात में और आज की ख्वाहिशात में। तो दोनों भाई वो एक तो आपने कहा ना, लोगों के हवाले से एक शेर मेरे जहन में आ गया, अक्ल को सोग मार देते हैं, इश्क को रोग मार देते हैं। आदमी खुद ब खुद नहीं मरता, दूसरे लोग मार देते हैं। लोग भी तो कहते हैं देखो जी बुढ़ी दी कमाई खाना है, बीवी की कमाई खाता है। ये हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली होता है। लेकिन हमारे ही कई दोस्त ऐसे हैं जो इंग्लैंड में जाके बेबी सिटिंग करते हैं और भाभी हमारी उनकी वाइफ वो काम करती हैं। तो ये ऐसी मिसालें भी हैं और वो मिलके घर चलाते हैं दोनों, क्योंकि वो भी एक जॉब है। तो हमारे यहाँ लेकिन वो चीज़ कायम हो नहीं पाती है। तो इससे निकले कैसे उमैर भाई, इस माइंडसेट को कैसे चेंज करें? जो ये मिसालें देते हैं ना कि ये जोरू का गुलाम हो गया है, ये बच्चे पाल रहा है, इसने पहन लिए, ये मर्द नहीं होते, ये अच्छे मर्द नहीं होते, ये अच्छे लीडर नहीं होते, ये पूरे इंसान नहीं होते और इनके बड़े बड़े मसाइल होते हैं। ये नॉर्मल नहीं है कि आप एक बाप को जो अपने बच्चों को संभाल रहा हो उसको देख के कह रहे हो तूने अपने बच्चे को क्यों, तेरी बीवी को देखना चाहिए। हर दावत हर जगह समटाइम्स ये सिर्फ दोस्त नहीं कह रहे होते, समटाइम्स पेरेंट्स भी कह रहे होते हैं, बहन भाई भी कह रहे होते हैं। आप दोस्तों से तो शायद पीछा छुड़ा लें, लेकिन अपनी ही इमीडिएट फैमिली जो है उससे फिर किस तरह से पीछा छुड़ाएं? देखिए, मेरी वाइफ ने मुझसे ज्यादा कमाया एट वन पॉइंट। वो यूएन की कंसल्टेंट थी, मैं पाकिस्तानी कंसल्टेंट हूँ, ट्रेनिंग कराता हूँ। एट वन पॉइंट वो ज्यादा कमाती थी और मैं आपको बता नहीं सकता कि हमने कितना उस टाइम को एंजॉय किया। लेकिन मेरा माइंडसेट इस हवाले से मुख्तलिफ था। मैंने क्योंकि ट्रेनिंग का काम किया तो दुनिया मुख्तलिफ देखी थी, बहुत ममालिक देखे थे जो कि आम लोगों ने नहीं देखे होते। लेकिन जो मैं बात ये कर रहा था कि देखें, जो लोग डिनाई करते हैं ना कि मर्द रोल प्ले ना करे घर के अंदर, मर्द केयरिंग रोल ना प्ले करे, बच्चों को नर्चर ना करे, ये मर्दों के लिए अपने लिए चैलेंज बन जाता है। तो मैं तो बहुत खुश हुआ जब मैं हाउस हस्बैंड बना। इसमें उमैर जो वाइफ हैं उनका भी बड़ा रोल होता है। मैं जरा एक क्वेश्चन राबिया के सामने रखता हूं। राबिया, बाज़ औक़ात ये भी होता है ना, मर्द को ये इनसिक्योरिटी भी होती है कि बीवी ही खुद ये कहना शुरू हो जाती है कि तुम करते क्या, तुमसे बेहतर तुम्हें। ऐसे केसेस भी आते हैं और फिर वो बेचारा अगर कोऑपरेट कर भी रहा हो तो उसके लिए मसाइल हो जाते हैं, क्योंकि उसे पुश किया जाता है कि जाओ तुम कमाओ, तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बाज़ औक़ात यही बातें जो मर्द को सुननी पड़ती हैं उसकी वाइफ को भी सुननी पड़ रही होती हैं। लेकिन जो मैरिटल बॉन्ड है वो बेसिकली उसकी बुनियाद ही रिस्पेक्ट पे
आपस में एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत और एतमाद के ऊपर होती है। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे हस्बैंड को, अगर वो आप बाहर का काम कर रही हैं तो मर्द उस टाइम पे हो सकता है आपके बच्चे भी संभाल रहे हैं, उसके भी बच्चे हैं ऑब्वियसली, लेकिन वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बाकी जो घर की हैं वो शेयर कर रहा है, तो उसको डेफिनेटली आप रिस्पेक्ट। अच्छा, इसमें स्टेट या ओवरऑल मुआशरा या हमारा सिस्टम कोई रोल प्ले कर सकता है? जैसे उमैर ने बात की ना, मैं तो इससे भी आगे चला जाता हूँ, बहुत सारे लोग अपने बच्चों को बाजार में उठाते नहीं है कि उठाया हुआ बच्चा बुरा लगता है। जी जी बिल्कुल। और अगर कोई बच्चा उठाया हो तो लोग उस पे कहते हैं अच्छा यार, मतलब बीवी ऐसे चल रही है, आप बीवी का बैग नहीं उठाते। जी जी। बीवी का बैग उठाया हुआ है, मतलब मुझे नहीं लगता कि इसमें, मुझे ये समझ नहीं आती इसमें ऑड क्या है, बच्चा आपका, बीवी आपकी, क्यों? तो क्या रोल कौन प्ले करेगा इस, हमें इन टैबू से निकलेंगे कैसे? इसमें पहले तो यही बात है कि आप बच्चों को, बच्चियों को एजुकेट करें। माशरे में एजुकेशन जब ज़्यादा आएगी तो तभी अंडरस्टैंडिंग होगी। जब बच्चे बच्चियाँ पढ़ेंगे तो फिर ऑब्वियसली बिलीव्स चेंज होंगे, क्योंकि मदर्स ही होती हैं जो बच्चों की, अपने बेटों की तरबियत करती हैं कि बीवी को घर में बिठाना है, उससे काम नहीं कराना। तो अगर आप मदर्स एजुकेटेड होंगी तो ऑब्वियसली वो अपने बच्चों की भी अच्छी तरबियत करेंगी, उनको भी एजुकेट करेंगी, और ये स्टिग्मा भी कम होगा। और ये डिस्टॉर्टेड बिलीव्स हैं हमारी सोसाइटी के, इसमें बहुत सारी जगहों पर रिलीजन को कोट किया जाता है जो कि मिस इंटरप्रेट किया जाता है। अगर हम अपनी रिलीजन की एग्जाम्पल्स देखें तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, शी वाज अ बिजनेस लेडी, और उन्होंने आफ्टर मैरिज भी अपना जो सारी वेल्थ थी वो इस्लाम में कंट्रीब्यूट की। तो उस वक्त तो किसी को कोई इनसिक्योरिटी नहीं, उससे बेहतर तो कोई मिसाल हो भी नहीं सकती है फॉलो करने की। तो हम ये कह सकते हैं कि इस्लाम की इस बिल्डिंग में जो बेसिक फंडिंग है वो है ये खातून बिजनेस वुमेन की, जिससे ये इमारत खड़ी हुई है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज 50-50 की आपने बात की और गाड़ी के दो पहियों की बात की। यू रियली बिलीव कि वाकई में 50-50 होता है, या फिर हमें शुरू से ये बताया जाता है मर्द जो है प्रोटेक्टर है, प्रोवाइडर है, शादी होकर जाएगी, उसके बाद जो जॉब भी करती हैं खवातीन, कहती है शादी के बाद मैं नहीं करूंगी, वो बंदा ही करे। डॉक्टर्स तक छोड़ देती है। ये तो हमने इनफैक्ट इसको डिस्कस भी किया था, एक पूरा टॉपिक इसके ऊपर किया था। यू रियली बिलीव इट्स अबाउट 50-50, या फिर एक पॉइंट पर आकर जो मर्द है या खातून की जो हम बात कर रहे हैं उनका रोल ज़्यादा हो जाता है? देखिए, इट डिपेंड्स कि आप जो भी चीज़ करें, अगर 50-50 के बारे में भी करते हैं तो अगर म्यूचुअली एग्री करें इस चीज़ पे तो आई थिंक दैट इज़ आल्सो एक्सेप्टेबल। लेकिन वैसे जो सोसाइटल रोल है, या अगर हम देखें तो मर्द का एक लीडिंग रोल होता है फैमिली में, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि फाइनेंशियली भी प्रोटेक्ट करे। लेकिन इन केस अगर कोई मर्द को कोई बीमारी हो जाती है, कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, तो ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशंस में आई थिंक 50-50 से भी ज़्यादा एक्सीड कर सकता है। और मेरे ख्याल में ये उस सर्टेन टाइम के लिए ट्रेनिंग भी है। आपकी बीवी की अगर उसको आप ड्राइविंग सिखा रहे हैं, उसको आप बैंकिंग सिखा रहे हैं, उसको आप जॉब के काबिल बना रहे हैं, तो कल अगर आप फौत हो जाते हैं, शौहर मर भी तो सकता है, बिल्कुल ऐसे, डिसेबल भी हो सकता है, तो इस काबिल होगी कि वो अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को हैंडल कर पाए। अदरवाइज तो उसने कभी अगर बाहर, वो कहते हैं ना दरवाजे से बाहर नहीं निकली, तो बेचारी कैसे हैंडल करेगी? हाथ से निकल जाएगी। ये भी तो एक सोच पाई जाती है ना। अच्छा मैर, ये बहुत सारे मौजूआत है, बाय गॉड इतने ज्यादा पॉइंट्स आ रहे हैं माइंड में, लेकिन अब आप बताइए हम इससे कैसे निकलें? आप जरा हेल्प करें, जो यंग हस्बैंड्स बनने जा रहे हैं, अभी हैं और इस चीज को फेस कर रहे हैं, प्लीज उनको हेल्प करें थोड़ा। क्या करें, इससे कैसे निकलें? जी, एक तो देखें, जो दौर हो ना उसके ख्यालात अच्छे लगते हैं। तो मर्द प्रोटेक्टर था एक ऐसे दौर में जहाँ बहुत ज्यादा फिजिकल वायलेंस होता था, जब हम जंगलों में रहते थे। अब हम में रहते हैं, अब हमारे पास सिस्टम्स हैं। आज के दौर में खवातीन के पास भी ऐसे मौके होते हैं कि वो प्रोटेक्ट कर सकती हैं। आज के दौर के लिहाज से देखें, लोगों की बातें अगर आप सुनने पे चलेंगे तो आप जानते हैं आप कहीं के नहीं रहेंगे। आपने मिलके अपनी फैमिली बनानी है, अपनी खुशी ढूंढनी है। इसमें 50-50 भी करना जरा मुश्किल होता है, तो इसको एक डांस समझें। कभी कभी आपका काम ज्यादा होता है तो उनको ज्यादा करना पड़ता है, कभी उनकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है। खवातीन के बच्चे देने के प्रोसेसेस, बच्चों की यंग एज, कोशिश करें कि इसको एक अच्छा डांस बनाएं, इसको अपने लिए जॉयफुल बनाएं, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। ये आपका रिश्ता है, इसको मुकद्दस बनाएं, और इसमें आप जो डालेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, उसकी गिनती और उसका शुमार अलग हिसाब से होता है, अलग हिसाब है। और बहुत से लोगों को भी पता ही नहीं है कि इसका कितना फायदा, कितना कंफर्ट इसके अंदर इन्वॉल्व है। अगर आपकी बेटर आप भी काम कर रही है, वो कितनी ज्यादा सपोर्टिव हो सकती है आपके लिए, बहुत आपके लिए एक ज़हनी सुकून का बायस है। थैंक यू वेरी मच उमैर फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर राबिया फैज, आपने साफ मौजू पे वक्त दिया और बात की। आई होप हम कुछ ना कुछ इन टैबूज को तोड़ने में या कम से कम हिट करने में कामयाब हो रहे हैं। बात करते रहेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। This segment is brought to you by Jazz and Allied Bank Limited. ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। हम पिछले कुछ प्रोग्राम से या पिछले कुछ एपिसोड्स के अंदर हमने बात की क्रिप्टो करेंसी के हवाले से और पाकिस्तान में इसके लिए क्या क्या काम किया जा रहा है, और मुल्क के पहले सरकारी हिमायत याफ्ता बिटकॉइन रिजर्व कायम करने का ऐलान कर दिया गया पाकिस्तान की जानिब से। वज़ीर आज़म के मुआवनी खुसूसी
बराए ब्लॉकचेन और क्रिप्टो और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के सीईओ हैं बिलाल बिन साकिब। उन्होंने बिटकॉइन वेगस 2025 से खिताब करते हुए ये बहुत बड़ा ऐलान किया। अमेजिंग। उन्होंने अपने खिताब में एक कौमी बिटकॉइन वॉलेट के क़याम का भी ऐलान किया, और जितने लोग बिटकॉइन को क्रिप्टो वगैरह को समझते हैं उन्होंने बिलाल के हवाले से बड़े कॉन्फिडेंस का इजहार किया। मैंने मुख्तलिफ, क्योंकि अमूमी तौर पर अगर एक शख्स को कोई ओहदा पाकिस्तान में मिलता है ना, बाकी उससे जेलस होना शुरू कर देते हैं या उस पर तनकीद करते हैं। मैं तो बिल्कुल जेलस नहीं हूं। आपको अभी उतने बिटकॉइन नहीं है ना, जब आएंगे तो शायद हो ही जाएंगे। लेकिन बिलाल के हवाले से बड़ा कॉन्फिडेंस का इजहार बहुत से लोगों ने किया कि यार ही इज अ राइट चॉइस। तो वी आर वेरी हैप्पी कि एक बंदा मेरिट के ऊपर, एक यंगस्टर आया है और वो फैसले करेगा इतने बड़े बड़े। खैर, उन्होंने अपनी स्पीच में अगर कौमी बिटकॉइन के हवाले से बात करें, उस वॉलेट के क़याम का भी ऐलान किया, और साथ ही उन्होंने भारत के हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट, भारत में कह लेना चाहिए खलबली मचा के रख दी है इस सारी सूरत। कोई ऐसा शोबा नहीं छोड़ा है पाकिस्तानियों ने कि भारत में खलबली ना मची हो। भारतीय तज्जियाकार जो है उन्होंने मोदी हुकूमत को क्रिप्टो की दुनिया में अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ते ताउन पर नजर रखने का मशवरा दिया कि भाई पाकिस्तान के ताल्लुकात बड़े अच्छे हो रहे हैं, तो जरा नजर रखें। कहाँ नजर रखें? आपने जिक्र कर ही दिया। कल में एक अखबार पे सिंगल कॉलम खबर थी, आई होप इट्स ऑफिशियल, मैंने एक अखबार में पढ़ी, तो मैं कोट कर देता हूँ अखबार के रेफरेंस से, कि वो भी अपने जो IPL मैचेस है ना, हाँ। उसमें अपने बेचारे वो निगलेक्टेड सर्विसेज चीफ नहीं होते उनके, जो कभी नजर ही नहीं आते। अच्छा, उनको बिठाया हुआ था उन्होंने, उनको बुलाने का इरादा रखते हैं। अब आप नॉट श्योर हो गया या नहीं, बट खबर थी कल। पाकिस्तान को कॉपी करते हुए, पाकिस्तान को कॉपी करना है। बहरहाल जी, हम उधर तरफ नहीं जाते हैं, हम क्रिप्टो की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में क्रिप्टो काउंसिल जो बनी, आप देखना ये है कि लीगलाइज वाकई में होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है, क्योंकि कल एक स्टैंडिंग कमेटी का इजलास हुआ था कौमी असम्बली का, उसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान में अभी तक इसको लीगलाइज नहीं किया गया है, और अगर यहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है तो वो लीगली हो रही है। अब लेट्स सी इसको कहां तक लेकर जाते हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट। फरहान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एज यूजुअल आप हर रोज इनको हमारे शो के अंदर देखते हैं। ये दोनों शख्सियत बहुत ज्यादा क्रिप्टो रखती हैं, ये दोनों क्रिप्टो में बहुत रिच हैं। आयशा का तो मुझे पता है, फरहान साहब भी डेफिनेटली होंगे। पूछ लें कितने बिटकॉइंस हैं आपके पास? फर्स्ट क्वेश्चन। कोई कॉइन ऐसा नहीं है, मैंने दूसरी चीजों में इन्वेस्ट किया। आप और मैं सेम इस मामले में। अच्छा फरहान भाई, इसी से मैं स्टार्ट करता हूँ। आपने अभी तक क्यों, आप इकोनॉमी को समझते हैं, बीइंग जर्नलिस्ट आपकी बीट भी है, तो आपको क्या ट्रस्ट नहीं है बिटकॉइन के ऊपर, या वैसे मूड नहीं बना इस तरफ कि इस तरफ जाया जाए? क्योंकि मेरी तरह बहुत सारे लोग ये सोचते हैं जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती करेंसी, तो हम उसमें क्यों जाएं? ये तो इस पे जरा से स्टार्ट कर लें। बिल्कुल यही नुक्ता है, बल्कि जिस शख्सियत का नाम लिया जाता है, जिसके हवाले से सबसे पहला कोई पेपर आया, एक उसका नाम जो सोशल मीडिया पे सतोशी नाकामोटो, लेकिन आज तक उस शख्स की किसी ने शक्ल नहीं देखी। ये नहीं पता नाकामोटो जापानीज नेम है कि वो बाकी जापानी है या कहीं और बैठा कोई AI क्रिएटेड चीज़ है, और उसने कहीं बैठ के और अपना नाम बदल के एक ज़ाहिरी नाम इस्तेमाल करके और इसके बारे में शुरू किया। तो इस किस्म की चीज़ें तो हैं। फिर ये खला में है, ये वर्चुअल वर्ल्ड में है, ये वो नहीं है जो कि आप पैसे अपने हाथ में। फरहान साहब, आप चंद लोगों को बेवकूफ़ बना लेंगे पूरी दुनिया में, तो अब अगर हम बात करें रूलर्स ऑफ द वर्ल्ड जो हैं वो इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो यू थिंक इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो है तो इंटेंजिबल, वही बेवकूफ़ बना रहे हैं। इतने ज़्यादा लोगों को तो बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, लोग तो फिर भी इन्वेस्ट कर ही रहे हैं। इवन पाकिस्तान के अंदर $1 बिलियन से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट। मैं एक दो ऐसी शख्सियात को जानता हूँ जिन्होंने इन्वेस्ट किया, और उस वक्त किया जबकि इसकी कीमत बहुत कम थी, और फिर उसके बाद उनके वारे न्यारे हो गए। उन्होंने चंद साल बाद जो पैसे जो यानी उसकी वैल्यू बढ़ी, तो वो जिस तरह उन्होंने उसके बाद उसके ऊपर कमाई की, वो बेतहाशा पैसा कमाया। अच्छा, हमारी फरहान भाई कुछ दिन पहले हमारी इस मुल्क के एक फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनसे हमारी गुफ्तगू हुई, और एक इंटरव्यू बल्कि आप आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हमारे व्यूवर्स देखेंगे भी, उनसे हमारी बिटकॉइन के हवाले से इन पर्टिकुलर डिस्कशन हुई। चीफ एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो इज़ वेरी मच हियर, इट्स द फ्यूचर, और ये अच्छा इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ले रही है। तो हाउ कैन बी डिनाई इट? आई मीन, और फिर दुनिया जो कि इस तरफ जा रही है, तो फिर इसको डिनाई तो नहीं किया जा सकता। ये किसी हद तक सही है, लेकिन इस वक्त भी कैफियत ये है कि स्टेट बैंक ने, हमारा जो सेंट्रल बैंक है, उन्होंने अभी तक बाज़ाब्ता तौर पे क्रिप्टो करेंसी को रिकग्नाइज़ नहीं किया, वरना रिकग्नाइज़ करें और फिर उसके बाद इसके एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में बात हो। जब तक वो नहीं होगा, जब तक ये सारे के सारे मुमलिकत के जो इदारे हैं वो इकट्ठे होकर पूरी की पूरी मुमलिकत साथ बैठकर और इसे तस्लीम करे और फिर कोई खाका बना के आगे चले। अब काम तो हो रहा है ना, जिस स्टैंडिंग कमेटी की मैं बात करी उसी में ये भी बात हुई है कि शायद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी इन्वेस्ट करने का सोच रही है कोई $1 मिलियन के करीब बिटकॉइन के अंदर। आप इसको कैसे देख रहे हैं अगर करती है तो? ना सिर्फ ये, बल्कि हुकूमत ने एक ये भी ऐलान किया है कि 2000 मेगावाट बिजली
बिटकॉइन माइनिंग के लिए वो तो हमने डिस्कस किया है कंसेशनल बुनियादों पे। तो फरहान साहब, एक तरफ अगर लीगलाइज नहीं है क्रिप्टो करेंसी, दूसरी तरफ ये जो फैसले लिए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है गवर्नमेंट का कोर्स जो है वो इसको लीगलाइज कराने की तरफ ही है क्रिप्टो करेंसी को पाकिस्तान के अंदर? किसी ना किसी वक्त पे आकर ये जो गैप्स हैं हमारे, खासतौर पे ये स्टेट बैंक वाला जो मामला है, इस पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि अगर दुनिया में एक रॉ चल पड़ी है, अब ये तो सही है कि बाहर के ममालिक में भी अभी तक उस किस्म के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स नहीं बने जो कि होने चाहिए। आखिर को है तो करेंसी, लेकिन वो करेंसी उस किस्म की है जिसे एक ज़माने में किसी बहुत बड़े बैंकार से मैं मिला तो उन्होंने कहा दिस इज़ फनी मनी। फनी मनी तो वो फनी मनी की जो फनी मिलियनियर देन शी इज गॉट फनी मनी। यू हैव नो आइडिया। ये मैं नहीं कह सकता, ये तो आप उनसे पूछें। लेकिन ये है कि फनी मनी की कैटेगरी से निकाल कर किसी बेहतर सूरत पे लाना, आज भी सूरत हाल यही है। अच्छा चलें, इसको हम थोड़ा इस कॉन्टेक्स्ट में ले लेते हैं कि अगर हम इस तरफ जा ही रहे हैं तो हुकूमत को ऐसे क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए कि वो बेहतर तौर पे लोगों को समझा सके। हम तो वैसे आज तक लोगों को अपनी इकोनॉमिक्स भी नहीं समझा पाए उतनी जितनी एक आम आदमी को पता होनी चाहिए। वो बेचारा खर्चे और आमदनी के अंदर ही उलझा पड़ा है। तो ऐसे क्या इनिशिएटिव्स हो सकते हैं? क्या हम सिलेबस में पढ़ाना शुरू कर दें, हम मीडिया पे ज़्यादा डिस्कस करना शुरू कर दें, स्पॉन्सर्ड सेगमेंट करें गवर्नमेंट की तरफ से कि गवर्नमेंट एजुकेट करे? ऐसे क्या एक मैकेनिज्म हो जिससे लोगों को फिर इल्म आए एंड देन दे आर फ्री टू टेक द डिसीजन। जैसे मैं बिटकॉइन पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता, लेट्स सपोज ये करती हैं तो इनकी अपनी टेक, लेकिन मुझे समझ होनी चाहिए, क्या करें? मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जो गैप है वो पब्लिक एजुकेशन का है, पब्लिक इंफॉर्मेशन का है। और वो एक बहुत ही ज़्यादा इस वक्त तो वक्त है एक ज़ोरदार तरीके से पब्लिक एजुकेशन, पब्लिक इंफॉर्मेशन कैंपेन जो कि हमारी वजारत ख़जाना लीड करे, फिर स्टेट बैंक भी उसमें हिस्सा ले, वो होनी चाहिए ताकि आम लोगों को इसकी समझ हो। और हमारी तो कुछ इलाकाई ज़ुबानें भी हैं, उन ज़ुबानों में भी जाके लोगों से बात होनी चाहिए, टीवी चैनल्स पे, नेटवर्क्स पे आना चाहिए, बिल्कुल बहुत ताकि लोग समझें। क्योंकि इस वक्त तो क्योंकि वो हाथ में चीज़ नहीं है। अगर कोई कहीं सफ़र पे जाता है तो वो डॉलर्स अपने साथ लेके जाता है। लेकिन मेरे साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस सोशल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ है। मेरे से मुराद बहुत सारे हमारी एज ग्रुप के, आई बिलीव आयशा इस पे मेरे साथ अग्री करेगी कि हम जब सोशल मीडिया इमर्ज हो रहा था एज एन अर्निंग प्लेटफॉर्म, यूट्यूब वगैरह से लोग, या इवन टिकटॉक जब इमर्ज हो रहा था, तो हमने उसको बहुत सीरियसली नहीं लिया। हमें लगा कि ये बस बातें हैं, होगा नहीं होगा देखेंगे। बट देन नाउ इट्स क्वाइट बहुत ज़्यादा यहाँ पे उसकी धूम है और लोगों ने पैसा बनाया है। तो मेरे ख्याल में इसको भी कहीं ऐसा सरप्राइज ना हो जाए, हमारे साथ मोए ना हो जाए। हमसे मुराद वो लोग जो मैंने तो सीरियस लिया था, इसलिए मैंने बिटकॉइन खरीद के रखे हुए हैं। ठीक है, आप सीरियस नहीं लेते हैं, लेकिन लुटने का भी डर नहीं है भाई, वो तो है ही नहीं, कहीं पे है लेकिन है ही नहीं। शुक्रिया करते हैं, बहुत शुक्रिया। सबसे आगे में यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम अभी वापस आ रहे हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। कुछ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि पाकिस्तान में क्या क्या किया जा रहा है, स्पेशली एआई से रिलेटेड। इस्लामाबाद में कल से एक शानदार और जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी इवेंट जो है उसका आगाज़ होने जा रहा है। हम बात करें मुल्क के सबसे बड़े एआई फेस्टिवल की। आपको पता है ना कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर किस तरह से फैल रही है। एक तरह से हमारी ज़िंदगी के ऊपर गलबा उसका हो चुका है और लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठा रहे हैं। तो पाकिस्तान क्यों किसी से पीछे रहे? इस टेक्नोलॉजी से अब पाकिस्तान भी फ़ायदा उठाएगा और मंजरनामा जो है को उजागर भी करेगा कि इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर कितना स्कोप पाकिस्तान। अच्छा, वैसे तो हमारा काम, क्योंकि हम न्यूज़ ब्रेकर्स हैं, न्यूज़ देना, लेकिन कुछ खबरें होती हैं हमें अंदर से खुशी देती है, हमें अच्छा लगता है। हमारे चेहरों से आपको पता चलता उनमें से ये पाकिस्तान के अंदर ऐसे फेस्टिवल जब होते हैं प्रोडक्टिव, अच्छा लगता है। इस एआई फेस्टिवल के तहत जो मुख्तलिफ नौजवान हैं, रिसर्चर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए बहुत सारी राहें खोलने के मौके सामने आएंगे। वो आगे बढ़ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ये 2 रोज़ा फेस्टिवल है बेसिकली, और सिल्क रोड कल्चर सेंटर इस्लामाबाद जो है यहाँ पर इसका इनेकाद किया जाएगा, जहाँ पॉलिसी साज भी हैं, इंडस्ट्री लीडर्स भी हैं, एक्सपर्ट्स भी हैं, रिसर्चर्स एज ऑफ साइड मौजूद हैं। तो बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह, और पाकिस्तान के लिए गेटवे के तौर पर काम करेगा ये, ताकि ऐसे फेस्टिवल्स होते रहें। तो हमने 2 बड़े पर्टिनेंट मेहमान भी मदऊ कर लिए। हमने कहा कि एक तो इस फेस्टिवल
को इन पर्टिकुलर डिस्कस कर लें और फिर एआई की इंपॉर्टेंस आजकल के दौर में उसको कैसे ही हेल्प करेगा, इस पे भी बात। डेफिनेटली हमारे साथ दो मेहमान हमारे साथ एजुकेशनिस्ट मौजूद हैं एंड रिसर्चर मिर्जा उमर बेग साहब। सर आपको वेलकम करते हैं, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। और उनके साथ हमारे साथ मौजूद है इंटरनेशनल गवर्नेंस कंसल्टेंट और इस फेस्टिवल के मुंतजिम भी हैं अजहर ज़ियाउर रहमान साहब। सर थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। ठीक ठाक हैं आप? तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। अच्छा जैसे सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कॉन्सेप्ट आइडिया, हमें मालूम है एआई का दौर है, बहुत ज़्यादा दौरा है पाकिस्तान को लेकर, इसका बेसिक थीम क्या है इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर इस फेस्टिवल का? कैसे आपके जहन में आया कि इसका इनेकाद कराना चाहिए और फिर माशाल्लाह इट्स हैपनिंग नाउ? बेसिक मसला ये है कि जितने भी एआई कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वो टेक्नोलॉजी के लोगों के लिए होती हैं, जबकि एआई हैज़ टू बी ब्रॉट टू द जनरल पब्लिक। एक कॉन्सेप्ट है सोसाइटी 5.0, उसका मकसद ये है कि द टेक्नोलॉजी शुड बेनिफिट द कॉमन मैन। तो हमारा मकसद ये था कि टू ब्रिंग द एआई टू द कॉमन मैन, स्पेशली द यंग जनरेशन। इस फेस्टिवल में वी आर टारगेटिंग एनीबडी फ्रॉम द एज ऑफ 4 ऑनवर्ड्स। तो 4 साल का बच्चा भी वहाँ पे आके वो एंजॉय कर सकता है। रोबोटिक्स है हमारे पास, एआई के मुख्तलिफ लोग जो इन्वेंशंस कर रहे हैं वो हैं, स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, कॉलेज के बच्चे आ रहे हैं। मेरे ख्याल में ये राइट एज ग्रुप चुना है आपने, 4 साल से ऑनवर्ड से बच्चे का ब्रेन बन रहा है। स्कूलों के बच्चे आ रहे हैं, यंग लॉयर्स, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर के जो लॉयर्स हैं उन्होंने इन्वेंशंस की हैं, उनका हमने कंपटीशन किया था, वो लोग आ रहे हैं। तो मकसद ये है कि सोसाइटी 5.0 का कॉन्सेप्ट लेकर और टू ब्रिंग टेक्नोलॉजी टू बेनिफिट द कॉमन मैन। पाकिस्तान स्टैंड अजहर साहब कहाँ पे करता है राइट नाउ एआई की अगर हम बात करें? पाकिस्तान स्टैंड्स वेरी लो, वी आर एट द बॉटम ऑफ द लिस्ट। हर जो सर्वे हुआ है उसमें वी आर नियर द लास्ट। इसकी वजह ये नहीं है कि हम लोग इंडिविजुअल्स पीछे हैं, इसकी वजह ये है कि ओवरऑल एफर्ट नहीं है। बिल्कुल सही, लीडरशिप नहीं है। हाँ, कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है गवर्नमेंट लेवल पर भी काम नहीं हो रहा। और भाई आप इस पे जरा थोड़ी रोशनी डालिए, आप यू बीन द सीनियर एजुकेशनिस्ट, प्रोफेसर हैं आप और पढ़ाते भी हैं और सारी बातें आप रिसर्च का भी आपका ये हिस्सा है। सर ने एक तो बात बिल्कुल राइटली सेड कि हम बहुत ही नीचे, हमें बहुत आगे होना चाहिए। इस फेस्टिवल से क्या फ़ायदा हो सकता है लोगों को, और ये फेस्टिवल्स क्या दुनिया में ऐसी एग्जांपल्स हैं, अगर होते हैं तो हेल्प करते हैं और किया है उन्होंने हेल्प आगे बढ़ने में? बिल्कुल, अब तो दुनिया में तो बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और फेस्टिवल हमारे यहाँ तो ये पहला फेस्टिवल है और इसका मकसद ये है कि सारे जो तबक़ात हैं हमारे माशरे के वो सब इकट्ठे हों और मिल के सोचें कि हमारे माशरे की इस वक्त ज़रूरत क्या है। टेक्नोलॉजी अडॉप्शन की बात हो रही है कि भाई एआई को अडॉप्ट किया जाए। एआई की अडॉप्शन तो उसी तरह होगी जिस तरह फ़ोन की अडॉप्शन है, उसके लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, लोग खुद ब खुद यूज़ करेंगे, इवन बच्चे भी यूज़ करेंगे। अजहर साहब कह रहे हैं 4 साल, मैं कहता हूँ 2 साल का बच्चा भी अब एआई को यूज़ कर रहा होगा जैसे ही स्मार्टफोन यूज़ करना शुरू कर देता है। तो एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना गवर्नेंस लेवल से शुरू होता है, इवन इंडिविजुअल्स भी। हम सोचें ना कि एआई के जो लेयर्स हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि आपको, अगर एनवीडियो का आप फॉलो कर रहे हैं, इट्स द लार्जेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड राइट नाउ। 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स के करीब उसकी वैल्यूएशन हो चुकी है। तो दे आर बिल्डिंग एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, द जीपीयूज दैट पावर एआई वो सिर्फ एनवीडिया बिल्ड कर रहा है। अच्छा, उसके ऊपर फिर मॉडल्स हैं, मॉडल्स की लेयर है जो कि आपको इंटेलिजेंट माइंड्स चाहिए वो बनाने के लिए। जैसे चाइना ने अपना इंटरनली डेवलप किया, एजुकेट किया लोगों को, और फिर उसके ऊपर जो तीसरी लेयर है वो है एप्लीकेशंस की। कि हम लोग एप्लीकेशंस क्या बनाते हैं, जैसे चैट जीपीटी इज वन एप्लीकेशन जो हम यूज़ कर रहे हैं और हर शख्स यूज़ कर रहा है। डीप सीक, चैट जीपीटी, बच्चे यूज़ कर रहे हैं, सेक्रेटरीज यूज़ कर रहे हैं, हर बंदा अपने कामों के लिए यूज़ कर रहा है। तो ज़िंदगी आसान होगी हमारी। थोड़ा सा देखने वालों के लिए बता दीजिए इसके क्या हिस्से हैं, ये जो फेस्टिवल है इसमें, इसको आपने कैसे तकसीम किया है, कैसे होगा ये? एक तो सेक्शन है जिसमें कि डिस्कशंस होंगे, फोरम्स होंगे, जिसमें मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स करेंगे। इसमें से कोई भी टेक्निकल नहीं है, दे ऑल डील विद द सोसाइटल एस्पेक्ट्स ऑफ एआई। पहला तो ये है। दूसरा है रोबोटिक्स कंपटीशन है। तीसरा है जो लॉयर्स का कंपटीशन हमने किया है, ये 3 मेन है। प्लस एग्जीबिशंस हैं रोबोटिक्स के, जैसे कि मेला होता है ना, उस तरह की चीज़ है ये। इट्स ओपन फॉर ऑल। कितनी पार्टिसिपेशन है अब तक, कितने लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं, अगर कोई नंबर आप हमें दे पाए? तो मेरे पास नंबर तो नहीं होगा, not to be exact by, I mean इतना enough हमें वहाँ पे कंटेंट मिलने जा रहा है। टॉक्स में we have participants about 20 participants in the talks। अच्छा, nice, very nice। और ऑडियंस में तकरीबन हर यूनिवर्सिटी के बच्चे आ रहे हैं, प्रोफेसर्स आ रहे हैं, माशाल्लाह। स्कूल्स के बच्चे। स्पीकर्स में कौन स्पेसिफिकली, अगर कोई स्पीकर्स में we've got retired judges। अच्छा, nice। we've got retired
retired bureaucrats. Okay. We've got somebody from the retired IGs. The big names, of course. हाँ, सब टेक्नोलॉजी के लोग शायद डॉक्टर उमर जैसे कम ही हैं। जी जी जी। वो पाकिस्तान में कम ही है सर। बिल्कुल। हमने पैदा ही इस तरह के लोग किए, हमने उस तरफ गए नहीं अभी। फोकस जो है मैं ये जानना चाह रही हूँ, इसका फोकस क्या होगा या फिर इससे व्हाट डू यू वांट टू गेट आउट ऑफ इट? जैसे आपने कहा मोस्टली इस तरह के फेस्टिवल्स होते हैं कि आपने टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कैसे करना है, लेकिन आपने कहा इसका समाजी पहलू ज्यादा है। व्हाट डू यू वांट टू गेट आउट ऑफ इट? व्हाट यू वांट टू गेट आउट इज के बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए। ओके। हर एज के बच्चे, जैसे हमने कहा 4 साल से ऑनवर्ड्स को इन्वॉल्व किया जाए, स्पेशली जो तो यूनिवर्सिटी में है। ठीक है। उनके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पर इसमें इंटीग्रेट कैसे किया जाएगा समाजी पहलू को? लाइक बच्चों को कैसे यूज करनी चाहिए एआई? बच्चों को कैसे यूज करनी चाहिए, और दूसरा एस्पेक्ट जो हम वो कर रहे हैं कि एथिक्स, क्योंकि एआई बड़ी खतरनाक चीज़ है। ठीक है। उसके एथिक्स होने चाहिए। ठीक है। तो उस पर हम लोग पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं और उसका रिजल्ट है ये किताब मेरी। अच्छा। माशाल्लाह। This is the first book ever written on the assessment of AI ethics. Ethics. By any writer, I must By add. anybody in the world. Anybody in the world. Wow. All right. AI ethics पे तो किताबें हैं. This is amazing. The assessment of AI ethics कि एक इदारा जो है वो उसमें एथिक्स कितनी अच्छी हैं या कितनी बुरी हैं, इसको कैसे मेजर किया जाए, या एक AI एप्लीकेशन जो है उसमें कितनी एथिक्स अच्छी हैं कितनी बुरी है। तो दिस इज द फर्स्ट एवर, दिस वाज रिलीज्ड लास्ट मंथ। जितनी ज्यादा इसके अंदर तरक्की हो रही है, डेवलपमेंट्स हो रही हैं बहुत ही कम अरसे के दौरान, मुझे लगता है अभी तो लोगों को ये भी नहीं पता कि एथिक्स हैं भी एआई के अंदर या नहीं है। अच्छा उमर साहब, इन द एंड मैं ये चाहूँगी कि थोड़ा सा ज़रा आप ये बताएं, बहुत सारे चैलेंजेस भी हम फेस कर रहे हैं एआई की वजह से, डीप फेक्स हो गए या लोग जो है ना वीडियोज़ इस तरह की बना सकते हैं, या इसके अलावा भी गलत इस्तेमाल एआई का हो सकता है, उसके लिए क्या किया जा रहा है? उसके लिए इंटरनेशनली बहुत काम हो रहा है और हमें भी सोचना चाहिए। तो जो फेस्टिवल का एक मकसद है ना, वो ये है कि सारे लोग आएँ और आइडिएट करें और सिर्फ अडॉप्ट नहीं करें कि जो टेक्नोलॉजी आ रही है हम उसको बस यूज़ करना शुरू कर दें जैसे जैसे हमारा दिल चाहे, बल्कि ये जानें कि इसके फ़ायदे क्या है और नुकसान क्या है, और थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचें कि अभी जो हम कर रहे हैं इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक है। तो जहाँ तक डीप फेक्स और इस तरह की चीज़ों का ताल्लुक है वो तो होंगी, लेकिन हमें अब फॉर एग्जांपल मैं कल परसों देख रहा था, एक न्यूज़ चल रही थी कि जी मौरितानिया का जहाज़ हाजियों को लेते हुए जाते हुए वो मुझे किसी ने बताया, मैं सच समझ बैठी, मतलब मैं उसको सच समझ बैठी, रात का वक्त था और मैं दैट रिक्वायर्स एजुकेशन कि शुरू से हम बच्चों को बताएं कि चीज़ को, जैसे हमारे भी दीन में भी है कि एक चीज़ तुम तक पहुंचे तो पहले वेरीफाई कर लो, बजाय इसके कि वो फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड। हमारा दुश्मन इसका फायदा भी, जाफर एक्सप्रेस का जो वाक़या हुआ, फेक डीप फेक वीडियोस वहाँ पे भी, तो आपकी बहुत अच्छी एफर्ट है, आई मस्ट अप्रिशिएट। अल्लाह करे कामयाब हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। हम अपने अपील भी करते हैं कि बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट। सर आप इसका ज़रा वेन्यू और डेट बता दें एक दफ़ा फिर, ताकि लोगों को अंदाजा हो जाए। कल और परसों है सिल्क रोड कल्चरल सेंटर, तातुर्क एवेन्यू, नादरा हेड ऑफिस के करीब है ये। ठीक है। तो उस पर सब स्पेशली बच्चों को लेकर आए, आप बड़े भी आए बच्चे भी आए, द चिल्ड्रन विल नो कि आगे वो उनके पास क्या ऑप्शंस हैं करियर के। ख़वातीन के लिए कितना टोटली फ्री, एवरीबॉडी कैन वॉक इन। हमें बताया गया कि 1.5 मिनट और हम बात कर सकते हैं। तो जरा आजकल चूंकि पाकिस्तान में जॉब मार्केट की भी बड़ी कंस्ट्रेंट्स हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें एज अ जॉब मार्केट भी हेल्प कर सकता है यंगस्टर्स को। उसमें वहाँ पे बच्चों के लिए करियर गाइडेंस भी होगी। ठीक है। वी विल टेल देम कि उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, कहाँ जा सकते हैं। इन द लास्ट आई विल से दिस इज टोटली फ्री, इट्स अ नॉन प्रॉफिट इवेंट, कोई हमें प्रॉफिट नहीं होगा। हमारे छोटे छोटे से स्पॉन्सर्स हैं जो कि इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। राइट सर। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा मैं खवातीन से रिलेटेड, खवातीन एआई में कितना ज़्यादा एक्सेल कर रहे हैं या पाकिस्तान के अंदर कितना आ रही हैं या कितना स्कोप है उनके लिए, उस पर अगर आप कमेंट करना चाहें। ये बहुत अच्छा सवाल है और इसके अंदर बहुत अपॉर्चुनिटी है ख़वातीन के लिए और जनरल पब्लिक के लिए, क्योंकि AI is going to be $1 trillion और multi-trillion dollar इकॉनमी, और जैसे जैसे वक्त आगे जाएगा AI इनकॉर्पोरेट होगी और इकोनॉमिकली बहुत बेनिफिशियल होगा। और इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि वी कैन सिट हियर एंड डू थिंग्स रिमोटली, जैसे IT है। तो AI में ख़वातीन के लिए तो बहुत आसान काम है कि घर से बैठ के काम करें रिमोटली कहीं पे। और हमारे उमर भी चाइना को लेकर बड़ा अच्छा मॉडल है भी कि जिसमें बहुत सारी चीज़ें इवन चाइना अमेरिका वगैरह में हो रही हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रीशियस टाइम एंड ऑल द बेस्ट। वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि आप इसके अंदर हिस्सा लें और पाकिस्तान भी AI के अंदर एक्सेल करे। अब टाइम तकरीबन खत्म हो गया, वी हैव टू साइन आउट।
हमें साइन आउट करना पड़ेगा। वाकई में हो गया मेरा इस सिलसिले में, इस फॉर्मेट में, लेट मी टेल यू, दिस इज माय लास्ट शो। सबसे आगे हम न्यूज़, आप मेरे आगे ईद फॉर्मेट के कुछ शोज देखेंगे, बट इस न्यूज़ फॉर्मेट का ये मेरा आखिरी शो है आज से। आई एम स्विचिंग समवेयर एल्स, आई एम जस्ट मूविंग अहेड। सो आपको गुड बाय कहना ऑन स्क्रीन, कहना बहुत जरूरी था। नहीं, ईद फॉर्मेट के शोज हैं अभी 3 शोज और आप देख लेंगे इंशाल्लाह ईद पे भी, लेकिन दे बिलोंग टू द फॉर्मेट दैट इज ऑब्वियसली ईद फॉर्मेट। तो इसके लिए आपसे मेरी तरफ से इजाजत एंड थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। मंडे को मुलाकात करेंगे, मैं यहीं पर ही हूँ, मैं आऊँगी वापस। अल्लाह हाफिज़।